Hello guys. So today we are going to start fundamental rights. Last class में I guess पॉलिटी में प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट हमारा चल रहा था एंड आई होप मैंने कंप्लीट किया होगा. सो लास्ट क्लास से रिलेटेड डाउट है तो यू मे आस्क, अदरवाइज फिर हम फंडामेंटल राइट से स्टार्ट करते हैं. एंड वॉइस क्वालिटी एक बार आप बताइए चेक करके ठीक है. सर क्लास रिकॉर्डेड है ना ये वाली? आई होप रिकॉर्ड हो रही है जी. रिकॉर्ड हो रही है मैडम. ओके सर, थैंक यू. इससे पहली वाली क्लासेस के लिए पूछ रहे थे, इस पर्टिकुलर क्लास के लिए आप पूछ रहे हैं? सर इस क्लास के लिए. हाँ रिकॉर्ड हो रही है, दिख रहा है इस रिकॉर्ड हो रही है. और सर ओके सर. ये पीडीएफ बाद में हम लोग को मिल जाएगा क्या सर वापस ड्राइव में? इस पीडीएफ में ये एक पर्टिकुलर स्लाइड आपके काम की, बाकी आपके मतलब का कुछ नहीं, सिर्फ ये आपको ध्यान रखना है. अच्छा सर, ठीक है. देखिए ये मैं शेयर कर दूंगा, ये तो एनसीईआरटी की फ्री में मिल जाएगी आपको. ठीक है सर. सिर्फ ये स्लाइड ही है. ओके अभी जस्ट मैं आ रहा हूँ इसके साथ. और सर आपने पहले बोला था कि जैसे इफ वी हैव दिस ऐप दैट यू आर यूजिंग इन माइक्रोसॉफ्ट, देन वी कैन आल्सो यू कैन ऐड अस एंड वी कैन एक्सेस दिस डॉक्यूमेंट एज अ नोटबुक, लाइक अ शेयर्ड नोटबुक. तो आई हैव द ऐप, आई रिसेंटली गॉट टू नो दैट आई हैव. तो मैं हाउ डू आई जॉइन इट? सी इसका शेयर करने का कोई वो नहीं है. अभी मैं आपको बताता हूँ, शायद कोई लिंक जनरेट हो जाता है. अभी क्लास के लास्ट में मैं आपको बताता हूँ इसको. ठीक है, एक और वे भी है, आई गेस लिंक कोई बन सकता है. मैं क्लास के बाद में आपको बताता हूँ. ठीक है. सो जस्ट आप हेडिंग डालिए फंडामेंटल राइट्स. ओके सो बेसिकली आज की क्लास का जो हमारा मेन टॉपिक है, पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स को ही हम डिस्कस करेंगे. उससे पहले जस्ट नॉर्मली मैं पहले की भी क्लास में कराता था, आपको शायद कभी नहीं बताया होगा. नॉर्मली मैं किसी भी क्लास को स्टार्ट कराने से पहले ना कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताता हूँ जो आपके कहीं पे भी आप यूज कर सकते हो उन फैक्ट्स को. सो आज जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये है आपका जेंडर से रिलेटेड फैक्ट है. जेंडर इश्यूज से है. 2-3 फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूं और मेन यहाँ पे मुझे अभी कुछ डिस्कस कराना मेरा एम नहीं है. जस्ट आपको कंडीशन के बारे में बताना है, वुमेन की कंडीशन के बारे में बताना है इंडिया में अभी क्या है. ओके सो इंडिया में अगर आप देखते हैं तो नॉर्मली जब भी हम जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, जेंडर इशू बेसिकली वही है जहाँ पे फीमेल्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है. पैट्रियार्कल सोसाइटी है, फीमेल्स को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती, उससे रिलेटेड इश्यूज है. तो यहाँ पे जस्ट मैं आपको कुछ डेटा दे रहा हूँ. ये आप सभी को पता है, अगर आप पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देखें, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें तो इंडिया में ये आप सभी लोगों को पता है, एक तो सेंट्रल लेवल है, सेंटर, फिर आपका स्टेट हो गया और फिर आपका थर्ड टीयर हो गया. थर्ड टीयर का मतलब पंचायती राज या लोकल गवर्नमेंट. लोकल गवर्नमेंट तो अगर आप सेंटर में रिप्रेजेंटेशन देखें तो सेंटर में इलेक्शन होते हैं एमपी के, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के. तो जो अभी हमारी करंट लोकसभा है, जो 2019 में इलेक्शन हुए हैं, वहां पे टोटल आउट ऑफ 543 टोटल एमपीज हैं और इनमें से अगर आप फीमेल की रिप्रेजेंटेशन देखो तो 14% है, ओनली 14%. अगर आप हमारे देश की पॉपुलेशन देखते हो तो 50% अप्रॉक्स फीमेल्स हैं, लेकिन जब आप उनकी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देखोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको पता चलेगा कि लोकसभा में सिर्फ 14% एमपीज फीमेल है और ये हाईएस्ट सिंस इंडिपेंडेंस, ये सबसे ज्यादा. अदरवाइज पहले 11-12% होता था. स्टेट लेवल पे अगर आप देखेंगे एमएलए कितने हैं, और ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे तो लगभग ये 10% के आसपास आएगा, ओनली 10%. लोकल गवर्नमेंट में अगर आप देखेंगे तो शायद आप में से कुछ लोगों को पता हो, गवर्नमेंट ने बाय लॉ मैंडेटरी किया हुआ है कि 33% सीट्स
फीमेल के लिए रिजर्व होनी चाहिए। 33% सीट्स रिजर्वेशन इन्होंने दे दिया है। और ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है। अब कुछ स्टेट्स ने अपने लॉ बना रखे हैं और उस लॉ में उन्होंने 50% रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। आई गेस हरियाणा ने दिया हुआ है, राजस्थान ने, मोस्ट प्रोबेबली बिहार ने। तो अगर आप लोकल गवर्नमेंट में देखेंगे ऑलमोस्ट 40% रिप्रेजेंटेशन फीमेल्स की है। यानी कि लोकल गवर्नमेंट के जितने भी लीडर हैं, ग्राम प्रधान हो गए, सरपंच हो गए, जो भी हैं, 45% लीडरशिप फीमेल्स है। तो लोकल लेवल पे तो फीमेल्स है, बट स्टेट के इलेक्शन में देखते हैं बहुत कम है, सेंटर के इलेक्शन में देखते हैं तो बहुत कम है। ये पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन आपको फीमेल्स के बारे में पता चल रहा है। ओके, नाउ वर्ल्ड का एवरेज क्या है? तो डेफिनेटली ड्यू टू सर्टेन इश्यूज वर्ल्ड का भी अगर आप एवरेज देखेंगे तो वर्ल्ड का एवरेज है 25%, आप मान लीजिए अप्रोक्स। फीमेल्स की रिप्रेजेंटेशन 25% ही है एवरेज डेवलप्ड कंट्रीज में। एक तो ये फैक्ट हो गया पॉलिटिकल, एक इकोनॉमिक भी मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं। फीमेल्स के पास, फीमेल्स के नाम पे जो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है ओनली 2% एसेट्स है। इंडिया की जितनी भी एसेट्स है ओनली 2% फीमेल्स के नाम पे। इसलिए देखिए गवर्नमेंट अभी, आप सभी लोग सुन रहे हैं ना? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके ओके। सो इंडिया की सिर्फ 2% एसेट्स है, वो 50% पॉपुलेशन के पास है, 50% फीमेल पॉपुलेशन के पास। और जो 98% एसेट्स है, लैंड हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, वो है आपकी 98% प्रॉपर्टी, अगेन 50% मेल्स के पास। तो जब तक ये एसेट का मिसमैच चेंज नहीं होगा, वुमेन एम्पावरमेंट ट्रू सेंस में आप नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए गवर्नमेंट भी बहुत सारी स्कीम्स लेके आती है। फॉर एग्जांपल, जब भी आप नई प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड कराते हो तो जो स्टैंप ड्यूटी लगती है, ये आप सभी को पता होगा, फीमेल के नाम पे आप कराते हो तो वो कम लगती है थोड़ा। मतलब मेल के लिए टैक्स भी कम 7% लगता है ना सर? हाँ, मेल के लिए लेट्स से 7% है तो फीमेल के लिए 5% होगी। तो ये उन लोगों को इंसेंटिव दिया जा रहा है कि अगर आप फीमेल के नाम पे प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड कराओगे तो स्टैंप ड्यूटी कम लगेगी, सरकार का फायदा होगा, वुमेन एम्पावरमेंट हो जाएगा। एक तो ये डेटा हो गया, कहीं पे भी कोट कर सकते हो। दूसरा डेटा है करंट जनरेशन के बारे में बता रहा है। फीकी की एक रिपोर्ट थी, रिपोर्ट किसी की भी आपको याद नहीं रखना है, बट इट्स अ ट्रू फैक्ट कि इंडिया में ओनली 9% स्टार्टअप आर स्टार्टेड बाय फीमेल्स, ओनली 9%। यानी 91% जो भी आपके स्टार्टअप स्टार्ट हो रहे हैं तो वहां पे मेल ही है। तो अगेन ये भी एक रियलिटी है। एक दो फैक्ट और था बड़ा अच्छा, ये आप देखिए, सी इकोनॉमिक की मैं आपको बता रहा हूं, टोटल हमारे देश की जीडीपी में फीमेल्स का कंट्रीब्यूशन कितना है। जीडीपी में अगर आप कंट्रीब्यूशन देखोगे, फीमेल्स का कंट्रीब्यूशन ओनली 70% है, सिर्फ 17% है सॉरी फीमेल्स का कंट्रीब्यूशन इन इंडिया। अगर आप चाइना में देखेंगे 40% है सर। China is not a democratic country, but still women empowerment is more than India. Comparatively, women of China are more powerful than in India. 40% contribution है उनका इकोनॉमी में, इंडिया में सिर्फ 17%। लिटरेसी रेट कोई गैस करेगा? एजुकेशन में लिटरेसी रेट मेल्स का कितना है, फीमेल्स का कितना है? एनीवन? 58% है ना शायद, अराउंड 58% विमेन का। 80% फॉर मेल मैन एंड 59% है आपका फीमेल। और एवरेज इज समवेयर अराउंड 68-69 नो? एवरेज 74 है। एवरेज एज इन मतलब ओवरऑल लिटरेसी रेट। हाँ, आई गेस 74 है।
आई गेस। ओके सर। एक और था बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट, अच्छा ये आप सभी लोगों ने लिख लिया है? सर आपकी Can वॉइस I थोड़ी run ब्रेक this? हो रही है। ओके, नहीं समझ में आया? आपकी आवाज कट गई थी सर। सर आपने क्या पूछा लास्ट में, समझ में नहीं आया, वॉइस ब्रेक हो गया था सर। यहीं तक सुनाई दिया कि 59% फीमेल का और 80% मेल ठीक का है, है। ठीक है। ये दोबारा दोबारा रिपीट कीजिए ना सर। ये आप सभी लोगों ने लिख लिया है तो मैं मिटा सकता हूँ इसे? यस सर। यस सर। ठीक है, एक ये लास्ट है आपका, इस डेटा को डिस्कस हम बाद में करेंगे, मेन जब आपका टेस्ट का एग्जाम हो जाएगा उसके बाद जो आपका जीडीपीआई और वैसा राउंड रहता है तब हम, उससे पहले हम इस तरीके की थीम्स डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आपका फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, मतलब टोटल 100 में से कितनी फीमेल्स है जो काम पे जा रही है, मेन इकोनॉमी में कितनी परसेंट फीमेल्स है जो कंट्रीब्यूट कर रही है। इंडिया में है, अगर आप इंडिया का देखेंगे ओनली 23% के आसपास है, रफली याद रखिए 25% है। ग्लोबल अगर आप देखते हैं तो रफली है ये आपका 40%। ओके, सो कैन यू टेल, चलो ये फिर ये आपके हिसाब से थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, एडवांस हो जाएगा, कभी और डिस्कस करूंगा, अदरवाइज यू विल आस्क काउंटर क्वेश्चन और वो एक्सप्लेन करने का भी टाइम नहीं है। एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर, एक और था, बड़ा अच्छा पिक था। मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था कि 14% फीमेल्स की रिप्रेजेंटेशन थी 17th लोकसभा में, ये जो 2019 में इलेक्शन हुए थे, और उसमें जो टोटल वोटर थे 49% फीमेल थी, मतलब जितनी वोट डाली थी 49% फीमेल्स ने वोट डाली थी। तो फीमेल्स का अगर आप वोटिंग में देखते हो कि वोटिंग कितनी डालने जाती है, ऑलमोस्ट हाफ है, लेकिन अगर आप उनकी रिप्रेजेंटेशन देखते हो तो बहुत कम है। तो ये जेंडर से रिलेटेड कुछ डेटा था। 1 या 2 मिनट के लिए किसी बच्चे का अच्छा सा क्वेश्चन होगा तो आंसर करेंगे, डिस्कस करेंगे, अदरवाइज फिर आगे चलते हैं मेन सब्जेक्ट पे। या सर आप पॉज हो गए थे। मैंने नहीं किया था, आई गेस नेट स्लो चल रहा होगा। हाँ, नेट की वजह से। जी जी। सो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछना है या चलते हैं आगे? एनीवन? सर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में पार्टिसिपेशन पे कुछ डेटा है, मतलब ये जो आपने दिया है ये तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, कंटेस्ट कितना करते हैं इलेक्शंस, उसमें भी कम ही नंबर है ना? वो अगर आप ऑन एन एवरेज माने, मेरे पास उससे रिलेटेड कोई स्पेसिफिक डेटा नहीं है, बट ऑन एन एवरेज वो भी इतना ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, तो आप Okay, sir. उतना ही मान सकते हैं। ठीक है, और ये जो आप लोकल गवर्नमेंट में 50% देख रहे हैं, यहाँ पे मेनली फीमेल्स प्रॉक्सी कैंडिडेट होते हैं, क्योंकि होता क्या है कि एक विलेज में लेट से फीमेल्स के लिए सीट रिजर्व हो गई है, इलेक्शन मेल को लड़ना है, तो वो मेल क्या करेगा, अपनी वाइफ, सिस्टर और मदर के नाम पे पर्चा भर देता है, सारे काम खुद करता है, बट उसको जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन मिल जाती है। इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं, आपने कभी सुना होगा सरपंच पति कॉन्सेप्ट और सरपंच पत्नी कॉन्सेप्ट, कि मेन काम तो नहीं, सरपंच पति कॉन्सेप्ट, तो वो मेन सरपंच तो पत्नी है, लेकिन वो सारे काम जाके करता है, बोलता है हु आर यू, आई एम सरपंच पति, तो मेरी वाइफ सरपंच है, मैं उसका पति, तो
ये है, ये कॉन्सेप्ट है, किसी ने ऐसे ही फ्रेज कर दिया हो। सर हाँ वो रिसेंटली एक वेब सीरीज पंचायत में दिखाया था प्रॉपर्टी एग्जैक्टली राजकुमार राव का था. Sir, another question, sir. So the 45% is the average you said, ना sir? आप local government का participation. हाँ, 33% कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेट है. हाँ, तो वो तो है. इंडिया में जितनी भी स्टेट है 33% होगा ही होगा. कुछ स्टेट ने, मेरे पास स्टेट नहीं है, फॉर एग्जांपल राजस्थान, केरला, इन स्टेट ने, तेलंगाना हो गया, कुछ हाँ, सर. स्टेट ने लीगली मैंडेटरी कर रखा है, वैल्यू ऐड करके एडिशनल लॉ बना के कि हमारे राज्य में जितने भी लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन होंगे 50% सीटें फीमेल्स के लिए रिजर्व होंगी. तो वहां पे थोड़ी रिप्रेजेंटेशन ज्यादा है. ठीक है सर. ठीक है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, बीजेपी का जो 2014 का मैनिफेस्टो था उसमें उन्होंने बोला था कि हम पार्लियामेंट में बिल लेके आएंगे जहां पे 33% रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज में फीमेल्स को हम देंगे, वुमेन्स को देंगे, बट वो अभी तक नहीं आया है. 14 में भी था, 19 में भी था. सो इट्स हाई टाइम कि फीमेल्स भी थोड़ा धरने बढ़ने दें, प्रोटेस्ट करें और अपनी रिप्रेजेंटेशन के लिए डिमांड करें. क्योंकि हमारे देश में होता है जो वुमेन सेंसिटिव मुद्दे होते हैं उसमें गवर्नमेंट की पॉलिसी बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव नहीं होती. ठीक है, तो वो थोड़ा सा मैं देखना होगा. ओके, सो आई होप ये काफी है, 10-15 मिनट लग गए हैं इसमें. आगे चलते हैं. अगेन कुछ और पूछना है इससे रिलेटेड या नहीं है? नहीं सर. ओके ओके ओके, थैंक यू. ये पूरा है, बहुत डायनेमिक, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है. वर्ल्ड बैंक ने बोला था, वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट थी, उन्होंने बोला था कि अगर आपको 5 ट्रिलियन इकोनॉमी अचीव करनी है तो उन्होंने बोला था कि आपको फीमेल्स का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ाना होगा. इंडिया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं बन सकता है अपनी हाफ पॉपुलेशन को घर में रखे. सो अगर आपको 5 ट्रिलियन इकोनॉमी भी बनना है, 10 ट्रिलियन इकोनॉमी भी बनना है, तो आपको फीमेल्स को लेके आना होगा, बाहर वो काम करें. बट इंडिया में भी एक करंट इश्यू चल रहा है पिछले 4-5 सालों में, मतलब इस गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं है, पिछले आप बोल सकते हो पिछली एक डेकेड में हमारे देश में फीमेल्स का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कम हो रहा है. डिक्रीजिंग ट्रेंड पे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन फीमेल्स का, और उसके कई सारे रीजन है, बताऊंगा कभी. एंड डिक्रीजिंग होगा सर, बट देखा जाए तो लोग और मतलब पीपल आर गेटिंग मोर अवेयर, सो इट शुड बी इंक्रीजिंग, नो? But there are a lot of like awareness isn't the only reason. There should be facilities for females also, like not just like in the last few years, but like if you say safety, and so many jobs require late nights, not just even late nights, 7 baje dekh lo, and safety is a big issue, plus inequality in earnings and everything, plus social Promotions and all, yeah, correct. Plus demonetization lost a lot of jobs also. So नहीं, ये इसका मेन कारण डिमोनेटाइजेशन नहीं है. आपने जो भी बोला उसके मैं 2-3 मेन रीजन बता रहा हूँ. ये वैलिड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है कि क्या रीजन है इंडिया में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कम हो रहा है. तो उसके पीछे, डिक्रीजिंग ट्रेंड के पीछे जो मेन रीजन है वो है हमारे देश में इकोनॉमिक जो इनकम है वो इंक्रीज हो रही है. तो होता क्या है, पहले जो लोग सिर्फ मजबूरी में काम कर रही थी फीमेल्स, अब क्योंकि फैमिली की इनकम अच्छी है तो वो उस काम को करने के लिए तैयार नहीं है. नाउ जैसा वो काम की डिमांड कर रही है वैसा काम नहीं मिल रहा है. सबसे बड़ा मेन रीजन ये है. सेकंड नंबर पे जो रीजन है वो है सिक्योरिटी. तो 2012 निर्भया कांड के बाद बहुत ज्यादा मीडिया ने इसको हाइप किया है, तो सिक्योरिटी कंसर्न भी है. तो अगर आपको 1-2 रीजन चाहिए, मेन है इकोनॉमिक कैपेसिटी थोड़ी सी इंक्रीज हुई है, इनकम इंक्रीज हुई है, तो पहले वो जिस काम को करने के लिए विलिंग थे वो काम नहीं कर रही है. ये ओपिनियन नहीं है, ये फैक्ट है जो भी स्टडी से निकल गया है. तो 2 मेन रीजन है. अगेन इसमें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे क्या है क्या नहीं है, कभी इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे. तो आ जाते हैं फंडामेंटल राइट्स पे. देखिए मेन फंडामेंटल राइट्स हमारे ये हैं और 1 बाय 1 हम सबके बारे में डिस्कस करेंगे. पहले एक बार देख लेते हैं फंडामेंटल राइट्स इंडिया में आए कैसे, कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पे है, और फंडामेंटल राइट्स की वैल्यू क्या है. या चलो मैं बताते इनको जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तभी आपको समझा देता हूँ. थोड़ा कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है. यदि ये ऑफ कर देना, किसी की वाइब्रेशन हो रही है फोन में. सो
देखिए, अगर आप मॉडर्न डेज में देखते हैं तो फंडामेंटल राइट्स, तो यहाँ पे यूएस कॉन्स्टिट्यूशन पहला ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसने अपने देश के सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स दी। और मॉडर्न जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है, जितनी भी कंट्रीज हैं, उन्होंने ये फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट यूएस से ही कॉपी पेस्ट किया है। तो डेफिनेटली इंडिया में भी जो फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट है वो यूएस से ही आया है। इतना आपको पता होना चाहिए, बड़ा बेसिक सा है, ये जस्ट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। दूसरा पॉइंट आपको पता होना चाहिए, इंडिया में फंडामेंटल राइट्स आपके मेंशन है पार्ट 3 में, पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड है। पार्ट्स समझ में ना आए तो इट्स लाइक चैप्टर। तो चैप्टर 3 में फंडामेंटल राइट्स है, फ्रॉम आर्टिकल 12 टू 35। तो आर्टिकल 12 से 35 तक आपको फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे। वेरी बेसिक। फंडामेंटल राइट्स आपको देते क्या है? सी, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपने पढ़ा है। हमारे देश का जो भी मेन रूल है, देश चलता ही कॉन्स्टिट्यूशन से। जो सबसे बड़ी रूल बुक है, बाइबल है देश को चलाने के लिए, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो हमने बहुत सारे लोगों को राइट्स दिए हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट राइट है। इससे स्ट्रॉन्गली आप कोई भी चीज एनफोर्स नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल की जो आपने प्रोटेक्शन दिया, आपने फंडामेंटल राइट उसे बना दिया। तो इनके बारे में ये हम पढ़ेंगे। कुछ राइट्स बड़े इंटरेस्टिंग है। फॉर एग्जांपल ये आपका राइट टू फ्रीडम, राइट टू आर्टिकल 19। आ जाइए, अब इसको एक बार देख लेते हैं। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली ये मेन ग्रुप्स हैं। एक आपका ग्रुप है राइट टू इक्वलिटी। ये वो राइट्स है जो हम सबको इक्वलिटी देते हैं। वन बाय वन इनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर फ्रीडम के राइट्स हैं, आपके पास कुछ फ्रीडम है, और इस फ्रीडम में जो सबसे क्रिटिकल फ्रीडम है आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये तो आप सुनते ही हो, इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसके बाद फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री। डिफरेंट फ्रीडम के राइट्स हैं। फिर है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अगर आपका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उसके अगेंस्ट राइट है। फॉर एग्जांपल फोर्स्ड लेबर, आपसे कोई फोर्स्ड लेबर नहीं करा सकता। और चाइल्ड से रिलेटेड भी राइट है, लेबर से, चाइल्ड लेबर से रिलेटेड 14 से अगर बच्चे की एज कम है, कोई से लेबर का काम नहीं करा सकता। एक्सेप्शन है डेफिनेटली। फिर रिलीजियस फ्रीडम के राइट है। इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, और सेकुलर कंट्री वही होती है जिसकी जो स्टेट है, नेशन है, वो धर्म से अलग होता है। तो यहाँ पे आपके पास रिलीजन से रिलेटेड कुछ राइट्स है। एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, वन बाय वन फिर हम डिस्कस करेंगे। देन वी हैव कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। तो यहाँ पे माइनॉरिटीज के लिए कुछ राइट है, वो अपना एक इंस्टीट्यूशन चला सकते हैं, अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन लास्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये भी बताऊंगा ये क्या होता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का मतलब है अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, उस केस में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ओके, सो पहला जो आपका मेन ग्रुप है राइट टू इक्वलिटी, इसमें आपके पास कितने राइट है? आर्टिकल 14। अच्छा, यहाँ पे एक और मैं आपको बात बता दूं, अगर आप इन सारे राइट्स को देखेंगे, ऑलमोस्ट 22-23 राइट्स है। और एक राइट को आप इतना डिटेल में पढ़ सकते हैं कि अगर आप टेक्स्ट देखेंगे तो 10-15 पेज का एक आर्टिकल का आपको टेक्स्ट मिल जाएगा कि वो राइट कहता कुछ था, फिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई, फिर कुछ और बोला। तो बहुत ही वास्ट है। तो यहाँ पे हम सारे 20-22 राइट नहीं पढ़ेंगे, लेकिन 10-12 मेन राइट्स को पढ़ेंगे, उनको थोड़ा डिटेल में देख लेंगे उसका मतलब क्या है। ओके, हेलो, यस सर। ठीक है। सो राइट टू इक्वलिटी, तो आर्टिकल 14 बात करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। देखिए, ये सिंपल सा एक ही बात बोल रहा है कि हमारे देश में इक्वलिटी बिफोर लॉ है, लॉ के सामने सब बराबर हैं। तो एक क्राइम को अगर कोई भी व्यक्ति करता है, उसको जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट है वो सेम मिलेगा। बड़ी सिंपल सी बात है कि हमारे देश में लेट्स से
एक क्राइम को मिस्टर अंबानी करते हैं, गरीब रिक्शे वाला करता है, या कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी करता है, सलमान खान करता है, तो भाई उसको जो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट है वो सेम मिलेगा, उसमें कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं होगा। ये बड़ी सिंपल सी बात है। ऑल्दो और भी इसको डिटेल में आप एक्सप्लेन कर सकते हो, बट प्रूव होने के बाद ही तो सेम मिलेगा। बट एक गरीब रिक्शे वाला है, उसके पास तो 10 लॉयर की टीम नहीं है, और एक सलमान खान है, वो 15 लोगों की लॉयर की टीम बना के वो जा सकता है। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी है, रिप्रेजेंटेशन में इनइक्वालिटी है। ध्यान से सुनना, एक बार गिल्ट प्रूव हो गया तो क्वांटम सेम ही मिलेगा, बट प्रूव कराने का जो प्रोसेस है वहां पे अगर आप गरीब हो तो वहां पे इनइक्वालिटी, उसके लिए भी कुछ किया गया है, बताऊंगा मैं कभी, इसके बाद ही एक टॉपिक है डीपीएसपी। बट यहाँ पे ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वलिटी बिफोर लॉ है, दो लोगों को अगर पनिशमेंट मिलता है तो भाई वो सेम ही होगा, सेम क्राइम का। तो आप आर्टिकल 39 के बारे में बोल रहे थे क्या? अगले अब अभी बोला नहीं आपने। हाँ, आर्टिकल डीपीएसपी का आर्टिकल 39। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि अभी मैं कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, इसलिए अभी इसको बाद में। ठीक है सर, आप कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए। क्योंकि सी ये इफेक्टिव नहीं है, सरकार कोशिश कर रही है। देखिए आर्टिकल 39 बोलता है फ्री लीगल एड, गरीब लोगों को आप कानूनी सहायता फ्री दे, लेकिन उसमें सरकार बहुत कुछ कर नहीं पाई है। सरकारी वकील मिलता भी है लेकिन इतना एफिशिएंट नहीं होता, करप्शन बहुत है। अब आप इमेजिन कीजिए ना कि फंडामेंटल राइट के बारे में हम बात कर रहे हैं कि आपको राइट मिला हुआ है, एक गरीब व्यक्ति कैसे दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में आके अपील करेगा, अपने राइट को कैसे एनफोर्स करेगा? इवन हाई कोर्ट ही आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। जिस देश में 30 करोड़ लोगों के पास इतनी ही इनकम है कि वो पेट भर के रोटी खा पा रहे हैं, वो भी नहीं खा पा रहे, उन लोगों के साथ अगर कोई इनजस्टिस हो जाए वो 200 रुपए भी खर्च करके कैसे पहुंचेंगे? तो ये कुछ बड़े क्वेश्चंस हैं, अगेन कभी और बात करेंगे। नाउ इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन है जैसे प्रेसिडेंट के ऊपर कोई आप क्रिमिनल केस नहीं लगा सकते, प्रेसिडेंट के ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं लग सकता जब तक वो प्रेसिडेंट है। तो इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है। क्यों? हाँ, इसमें आर्टिकल 14 में कुछ एक्सेप्शन है। पहला, प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के आप ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं लगा सकते जब तक वो प्रेसिडेंट है। सेम गवर्नर भी है, गवर्नर के अगेंस्ट भी आप कोई क्रिमिनल केस नहीं लगा सकते। और दूसरी इसमें एक्सेप्शन है आपके एमपी एंड एमएलए। तो एमपी और एमएलए को आप अरेस्ट नहीं कर सकते जब पार्लियामेंट का सेशन हो या लेजिस्लेटिव असेंबली का सेशन हो। तो उसका एक टाइम दे रखा है कि 10-20 दिन पहले या 10-20 दिन बाद में आप इन लोगों को अरेस्ट नहीं कर सकते पार्लियामेंट के सेशन के आसपास। इसका बेसिक लॉजिक ये है कि लेट्स से कि असेंबली में कोई मेन प्रपोजल पास होना है। अब हमारे देश में एमपी और एमएलए लगभग 30-40% पे क्रिमिनल केस चल रहे हैं। तो जो गवर्नमेंट पावर में है वो पुलिस का मिसयूज ना कर ले कि उनमें से 5-10 एमएलए के पुराने केस खुलवा दिए और उनको अरेस्ट कर ले और कोई बिल पास ना हो पाए। तो इसलिए इनको प्रोटेक्शन दी गई है। समझ में आया? सर प्रेसिडेंट फरहान आप पूछ रहे हो तो पूछो, फिर नहीं तो मैं पूछूं। ठीक है, तुम पूछ लो पहले, फिर मैं पूछता हूँ। हाँ सर, प्रेसिडेंट जब तक 5 साल तक वो रहेंगे तभी तक ही कैन नॉट गेट अरेस्टेड फॉर एनी क्राइम और एनीथिंग। जी, अगर कोई प्रूफ है, अगर कोई ऐसा प्रूफ हो गया कि नहीं एक्चुअल में उन्होंने क्राइम किया है, तब ऐसे में भी अवॉइड किया जाता है क्या? आई एम जस्ट आस्किंग हाइपोथेटिकली, अगर कुछ किया उन्होंने then in that case अगर अभी प्रेसिडेंट किसी क्राइम को कमिट कर देते हैं, अभी भी कमिट कर देते हैं, तो उनके अगेंस्ट कोई भी एफआईआर ही नहीं हो सकती है। और 5 साल बाद? हाँ, जब वो 5 साल के बाद फिर आप कर सकते हो। सर और सेम फॉर द गवर्नर ऑल्सो सर? सेम गवर्नर के लिए भी है। अब और बस एमपी एमएलए का आपने बोला कि उनको एमपी एमएलए अरेस्ट हो सकते हैं, यानी कि 10-20 दिन अगर असेंबली को नहीं है तब, अदरवाइज नहीं उनको भी, करेक्ट? मैंने बोला कि एक पार्लियामेंट का या लेजिस्लेटिव असेंबली का सेशन अभी चल रहा है। सेशन से आप मानिए 10 दिन पहले और 10 दिन बाद में
इस बीच में अरेस्ट नहीं कर सकते। ओके इससे पहले अरेस्ट कर सकते हैं, बाद में, क्योंकि ऐसा ना हो कि जो पावर में है वो मिसयूज कर दे। ठीक है ना? फॉर एग्जांपल आप मानिए कि महाराष्ट्र में शिवसेना क्या करती है कि लेट्स से एक बिल पास होने वाला है और उसे लग रहा है कि बीजेपी के एमएलए बहुत हंगामा करेंगे, अपोज करेंगे। अब नॉर्मल आप मान के चलिए हमारे देश में 33% एमएलए क्रिमिनल हैं, केसेस चल ही रहे हैं, तो पुराने केसेस को खुलवा के पार्लियामेंट या असेंबली सेशन से 2 दिन पहले उन्हें अरेस्ट ना करा ले, तो उनको इम्यूनिटी मिली हुई। ओके, नेक्स्ट एक और चीज क्लियर कर रहा हूं, फिर आपका क्वेश्चन लूंगा। व्हाट अबाउट सिविल केस? लेट्स से प्रेसिडेंट की वाइफ को डाइवोर्स लेना हो, या प्रेसिडेंट का कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा हो अपने भाई के साथ, तो ऐसा तो नहीं है कि फिर वो भी 5 साल वेट करना पड़ेगा। सिविल केस आप इंपोज कर सकते हो, पर 2 महीने के नोटिस के बाद, आफ्टर 2 मंथ नोटिस, 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। ओके Yes, sir. One last question. मुझे MPs, MLAs and governors का समझ आ गया the reason why we can't impose a civil case, but why president? Like as you explained, president doesn't really have a good role. He's appointed. He doesn't have anything to do. because the main work is PM doing. ये मैंने आपको पहली क्लास में सर आपका ब्रिटेन में जो एक सिंबॉलिक वे में कंट्री का हेड क्राउन होता है, इन दी सेम वे के नाम से पूरा देश चलता है। अगर आप देखते हो सारे डिसीजंस, वॉर डिक्लेयर होती है प्रेसिडेंट के नाम पे, हमारा देश ही प्रेसिडेंट के नाम पे चलता है। तो आप पता चल रहा है कि प्रेसिडेंट के नाम पे ही देश चल रहा है, और कल को एक व्यक्ति आप में से कोई जाके बोले करोल बाग थाने में की रिपोर्ट लिखो, प्रेसिडेंट का कॉल आया था, वो बोल रहे थे बहुत पैसे कमा रहे हो, हफ्ता मांग रहे थे मेरे पे, तो फिर पता चलेगी करोल बाग पुलिस FIR लिख रही है, जिप्सी लेके जा रही है, तो उनकी पोस्ट की डिग्निटी के अगेंस्ट है। तो हेलो सर, वो जो 2 महीने का नोटिस पीरियड बोला था ना, उसके बारे में थोड़ा बताइए ना काइंडली। सर ये सिंपल सा है, सिविल केस, अगर प्रेसिडेंट के अगेंस्ट कोई सिविल केस स्टार्ट करना है तो आपको 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि कल को ही कोई हो जाए, 2 महीने के नोटिस के बाद होगा। ओके, ठीक है, आई होप क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। सर तो ये सिर्फ प्रेसिडेंट और गवर्नर है, स्पीकर नहीं है क्या उसमें सर? नहीं सर, स्पीकर नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, सो आर्टिकल 14 क्लियर हो गया। इसके बाद है आर्टिकल 15, ये फटाफट देख लेना, इसमें कोई ज्यादा नहीं है, मतलब ज्यादा क्या, बहुत कंफ्यूजिंग है, बट समझ डिबेट वाला ज्यादा है। आर्टिकल 15 बात करता है प्रोहिबिशन, ये छोटा तो नहीं है, मैं इसको जूम करूं क्या, आप बताइए, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है सर। ठीक है, ओके। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेट आप नहीं कर सकते, उसको प्रोहिबिट किया हुआ है। किस ग्राउंड पे? तो यहाँ पे ग्राउंड मेंशन कर रखे, रिलीजन हो गया, हाईलाइटर बढ़िया वाला लगाता हूं, ये दिखाएगा आपको रिलीजन, अरे इसने तो और बेकार कर दिया, रेस के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ओके, इस बेस पे आप एक तो नॉर्मली डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, और दूसरा आप कहां पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे, इसके 2 पार्ट है, एक तो ये वाला पार्ट है आर्टिकल 15 का, दूसरा पार्ट ये है एक्सेस टू शॉप्स, होटल्स, वेल्स, मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी में, और आप प्राइवेट प्रॉपर्टी भी है, तो यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति एक्सेस कर रहा है आप उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। मैं बताऊंगा कि ये जो पहला पार्ट है ये बात करता है बेसिकली एडमिशन को लेके, ये जो आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन होते हैं, तो आप उनको लेके रिलीजन के आधार पे, रेस के आधार पे, कास्ट के आधार पे, सेक्स के आधार पे, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। किसी और बेसिस पे आप कर सकते हो, इन 5 बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। पहला तो ये पार्ट समझाना चाह रहा है। दूसरा ये पार्ट ये बोलता है कि भाई कोई भी व्यक्ति अगर किसी होटल में जाना चाहता है, शॉप में जाना चाहता है, या किसी प्राइवेट रोड पे जाना चाहता है, तो वहां पे भी डिस्क्रिमिनेट नहीं होगा। किस बेसिस पे? रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इनके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। यहाँ पे अभी एक केस हुआ था 2016-17 की बात है, एक दिल्ली का 5 स्टार होटल था और वो ब्यूरोक्रेट थी, तो वहां पे एक थीम पार्टी थी,
कि आपका जो भी ट्रेडिशनल अटायर आप उससे पहन के आइए, कुछ होगा थीम बेस्ड कोई पार्टी थी, तो वो लेडी नॉर्थ ईस्ट से थी और वो अपने ट्राइबल आउटफिट को पहन के उस पर्टिकुलर 7 स्टार होटल में चली गई और उन्होंने डिनाई कर दिया। yes. तो वो डिनाई करना अमाउंट्स टू वायलेशन ऑफ आर्टिकल 15। और अगर फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, फंडामेंटल राइट को मोस्ट पावरफुल बनाता है, उसके वायलेट होने पे आपको पावर मिल जाती है सुप्रीम कोर्ट जाना। ये मैं बता रहा हूं, देखिए कितनी बड़ी पावर है। पहले आपको 15 क्लियर हुआ, ये बताइए सर। यस सर। सर एक चीज बोलना है सर। सर isn't अभी तो आई थिंक इवन इस prohibition on discrimination on the grounds of religion, race, caste, sex और place of birth, and I think अभी तो सर orientation भी आ गया ना सर उसके अंदर। इसमें सर, इसमें सर orientation भी आता है ना अभी तो, after the LGBTQ verdict। यार ये ओरिएंटेशन इज अ सेक्स ना, वो जेंडर, वो सेक्सी तो है, मेल हो गया, फीमेल हो गया, उसके बाद एल हो गया, जी हो गया, बी हो गया, टी हो गया, वो सारे सेक्सी है ना, आई गेस नहीं, 99.9%। वो I जेंडर है। think he's saying sex is कि male and female, sexual Yeah. orientation is different sir, it's your it's your identity. अरे भाई मेरी basically बात तो liking सुनो, the- मैं समझ गया। हाँ सर। लेस्बियन और जो गे बोल रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल ओरिएंटेशन ही तो बोल रहे हैं उनको। हाँ सर, आई गेट इट सर, आई गेट इट। हाँ सर, ठीक वो है। हाँ मतलब वही, मतलब इट्स बेसिकली देयर इज अ डिफरेंस इन इट, अगर हम लोग ज्यादा उस टर्म में जाए, बट वो उतना टेक्निकली मत जाओ, ये क्या कहते हैं, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से इतना काफी है, वो इसी जेंडर में ही आ गया है आई गेस। ठीक है सर। ठीक है, So but sexy like I don't know if he was asking this or not, but I'm asking कि उन्होंने like legally did they make a amendment or a change to add that orientation जहाँ or did they मैंने not? पढ़ा था तो वो किया था, ओरिएंटेशन को ऐड किया था, बट नहीं अच्छा। नहीं, इसके मैंने आज ही कॉन्स्टिट्यूशन का मेरे पास ओरिजिनल टेक्स्ट है, 2020 वाला ही अपडेटेड। मैंने फंडामेंटल राइट जस्ट आज जैसे ही पढ़ रहा था, उसके ओरिजिनल टेक्स्ट में कोई अमेंडमेंट नहीं है। सुनिए आप एक चीज, अकॉर्डिंग टू मेरी जितनी भी अंडरस्टैंडिंग, और तो मैंने पढ़ा नहीं है इसमें, बट आपका मेल हो गया, फीमेल हो गया, फिर LGBT, ये जितनी भी कैटेगरी है जेंडर ही है ना, LGBT ये Yes जेंडर। sir. Yes sir. It's gender. It's not sex. अब किस बेसिस पे है, उनके ओरिएंटेशन के बेसिस पे उन्हें एक पर्टिकुलर कैटेगरी में डाला गया है, LGBT स्पेशली। तो वो इस कंक्लूजन ये है कि वो सेक्स की वाइडर डिफाइनेशन में आ जाते हैं। यस, ठीक है। हेलो, So your voice is lagging a lot. okay, so what I'm saying is that सेक्स की वाइडर डिफाइनेशन में आ जाते हैं। ठीक है, अब भी कुछ हुआ क्या? हाँ सर, पूरा कर देखो दिया। मुझे फोन थोड़ा सा दूर रखना पड़ेगा तो। ओके, आई होप अब वॉइस क्वालिटी ठीक है। हाँ सर। सी वो सेक्स की वाइडर डिफाइनेशन में आ जाते हैं, ये मैं बोल रहा था। ठीक है, हाँ सर। ओके, इसमें आपको बस एक छोटा सा पॉइंट याद रखना है। देखिए, फंडामेंटल राइट्स को इतना स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं, एक छोटा सा केस देख लेना। मैंने कभी आपको पहले समझाया होगा या अभी आपको बता रहा हूं। देखिए, हमारे देश में नॉर्मली अगर आप कोर्ट्स की हायरार्की देखते हैं, सो सुप्रीम कोर्ट हो गया, देन वी हैव हाई कोर्ट, देन वी हैव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी अपनी एक हायरार्की है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी हायर होते हैं, फिर लोअर कोर्ट होते हैं, बट चलो यहां से ही स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपका केस क्रिमिनल है, आपके अगेंस्ट कोई क्राइम हुआ है, कोई भी क्राइम हुआ है, मर्डर हुआ है, अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ है, इवन रेप हुआ है, तो आपके पास ऑप्शन है सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही जाएंगे डायरेक्टली। अगर आपका केस सिविल है,
अगर आपका केस सिविल है, सिविल का मतलब है कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट हो सकता है, कोई कॉमर्शियल डिस्प्यूट हो सकता है, डाइवोर्स और मैरिज का कोई केस हो सकता है, तो आपके पास ऑप्शन, यू कैन अपील इन हाई कोर्ट, आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, और यू कैन अपील इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो यहां पे आपके पास ये ऑप्शन है। और अगर आपका केस वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट है, अगर आप ये बोल रहे हो कि मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया, तो फंडामेंटल राइट वायलेट होने में आप हाई कोर्ट जा सकते हो और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। अब आप नॉर्मली हमारे देश में देखते हो कि एक पर्टिकुलर केस को सॉल्व होने में कितना टाइम लगता है, तो आपको पता चलेगा हमारे देश में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक केस को सॉल्व करने में ऑन एन एवरेज 15 इयर्स लगाते हैं। 15 इयर्स एक केस को सॉल्व करने में। यहाँ पे कुछ ऐसी स्टेट है, गुजरात, महाराष्ट्र, इनमें थोड़ा जल्दी हो जाता है, तो कुछ स्टेट में 5-6 साल भी है ऑन एन एवरेज, कुछ स्टेट है जहाँ पे 15 से 20 साल भी लग जाते हैं एक केस को एवरेज। हाई कोर्ट में फिर आपके 2-4-5 साल हाई कोर्ट में लग जाते हैं, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट भी टाइम लेता है। सो कैन यू इमेजिन कि आपने आज एक क्राइम किया है और बहुत सारे क्राइम के केस तो आप सुप्रीम कोर्ट तक लेके भी नहीं जा पाते, तो पता चला कि हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील में पहुंचने में आपको 15-20 साल लग गए। कितना भी हीनियस क्राइम हो, किसी भी जेंडर के अगेंस्ट हो, बट अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, अगले दिन सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। इसलिए फंडामेंटल राइट्स बड़े क्रिटिकल है, क्योंकि इनके वायलेशन होने पे आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हो, और ये ही इनको पावरफुल बनाता है। ओके, हेलो, यस सर। ओके, सो आर्टिकल 15, तो आर्टिकल 15 के बारे में हमने देखा कि आर्टिकल 15 में आपको क्या पता होना चाहिए। आर्टिकल 15 में एक तो ये है कि ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है, और अगर आप प्राइवेट प्रॉपर्टी में जाते हैं, कहीं पे किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, 5 स्टार होटल में जाते हैं, तो वो भी डिस्क्रिमिनेट आपके अगेंस्ट नहीं कर सकता है। नाउ आर्टिकल 16 बात करता है गवर्नमेंट जॉब्स को लेके, तो यहां पे बात होती है आर्टिकल 16 में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन केस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो जब आपकी गवर्नमेंट जॉब लगती है तो डिस्क्रिमिनेट नहीं हो सकता है। किस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं होगा, सेम ही दे रखा है, ये सेम ही है डिस्क्रिमिनेशन का बेसिस की, रेस हो गया, रिलीजन हो गया, सेक्स हो गया, प्लेस ऑफ बर्थ हो गया, तो ये सेम ही है। कास्ट भी हो गया, कास्ट के बेसिस पे भी आपके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। तो बट सरकारी जॉब्स में तो डिस्क्रिमिनेशन होता है कास्ट के बेसिस पे, क्योंकि ओबीसी को रिजर्वेशन मिलता है, ओबीसी को रिजर्वेशन मिलता है, एससी को रिजर्वेशन मिलता है, सी क्या है, कास्ट है, अदर बैकवर्ड सी क्या है, कास्ट है, तो इनको तो रिजर्वेशन मिलता है। तो यस सर, आर्टिकल 16 में कुछ एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन ये है कि गवर्नमेंट वुमेन्स के लिए और एनी बैकवर्ड क्लास के लिए, किसी भी बैकवर्ड क्लास के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकती है, और गवर्नमेंट ने बाद में अमेंड कर करके इसमें स्पेशल प्रोविजन ऐड कर दिए हैं, और उन स्पेशल प्रोविजन की वजह से रिजर्वेशन देना आप मतलब लीगली उसको चैलेंज नहीं किया गया। रिजर्वेशन सही है या नहीं है वो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में नहीं आएगा, वो बाद में हम डिबेट करेंगे, तब उसको हम समझेंगे, तब उस पे एक ओपिनियन बनाएंगे। ओके, So basically आप इसमें basically बोलो, basically with exception is basically with reasonable classification, वो समझा रहे थे क्या सर हम It's लोग? protective discrimination, right? हाँ, मतलब basically there is a reasonable explanation to why they are getting reservations, right? So that's why I said reasonable. इसको एफर्मेटिव एक्शन बोलते हैं, एफर्मेटिव एक्शन बोलते हैं। सो तो अगर आप स्पेशली इक्वालिटी की डिफाइनेशन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, वाइडर इक्वालिटी की डिफाइनेशन में होता है कि
जिस तरीके से आप इक्वल्स को अनइक्वली ट्रीट नहीं कर सकते, इन दी सेम वे आप अनइक्वल्स को इक्वली ट्रीट नहीं कर सकते। तो जो अनइक्वल्स हैं उनके लिए आप सेम एक फॉर्मेट लेके नहीं आ सकते, तो जो अनइक्वल्स है उनको आप प्रोटेक्ट करने के लिए इक्विटी आप दोगे, और इक्विटी में फिर ये आता है। तो मैं थोड़ा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, समझाऊंगा तो वो ये सारा इक्विटी का कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा। सो ये सेम वे में, इन दी सेम वे equals cannot be treated unequally, unequals can also not be treated equally। तो unequals को भी आप equally treat नहीं कर सकते। तो equally treat नहीं करोगे, फिर उनको क्या करोगे? तो उनके लिए इन्होंने बोला है कि रिजर्वेशन देंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक्सेप्शन थी कि सरकार वुमेन्स के लिए और बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन, कास्ट मेंशन नहीं था, किसी भी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन के लिए गवर्नमेंट कुछ स्पेशल प्रोविजन कर सकती है, और वो स्पेशल प्रोविजन सरकार ने की है रिजर्वेशन ला। ओके, ठीक है? यस सर। ओके, तो ये 16 हो गया। देखिए बेसिक आपको याद रखना है आपके एग्जाम में, अगेन इस एक पर्टिकुलर 16 वाले आर्टिकल पे एक पूरी 2 घंटे की क्लास चल सकती है। तो वो फिर आपका लेवल आएगा कि आप जुडिशियल सर्विस की तैयारी कर लो, और ऊपर जाएगा तो और डिटेल में पढ़ सकते हैं। हम सिर्फ उतना ही पढ़ रहे हैं जितना हमारे काम का है। तो इतना याद रखिए कि 16 टॉक्स अबाउट रिजर्वेशन, और उसमें अब यहाँ पे मैंने 16 ही लिखा हुआ है, लेकिन इसमें 6 अमेंडमेंट है। 16 पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, और हर एक की फिर अगेन पूरी उसकी कहानी है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। फंडामेंटल राइट्स में ही अगर आप अच्छे से देखेंगे तो 100+ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है। तो बहुत ही मतलब इतना आसान नहीं है इनको समझना। नेक्स्ट आता है फिर आपका आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 टॉक्स अबाउट अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। सो कॉन्स्टिट्यूशन ने एक प्रोविजन, हमारे देश में जब इंडिपेंडेंस का मूवमेंट चल ही रहा था, तो गांधी जी ने तो BR अम्बेडकर ने भी इस बात को उठाया, और गांधी जी ने भी बहुत सपोर्ट किया, और सारे नेशनल लीडर का ये मानना था कि अनटचेबिलिटी जानी चाहिए। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, इक्वालिटी हमें देनी थी लोगों को, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट कहां से है वो। तो यहाँ पे सरकार के लिए, गवर्नमेंट को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आपको करना है, उसके लिए आप लॉ बनाइए। तो सरकार ने बहुत सारे लॉ बनाए हैं। पहला इन्होंने तभी बना दिया था 1956 में, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एक्ट। उसके बाद फिर ये लेके आए सिविल्स राइट एक्ट, अनटचेबिलिटी अबॉलिशन एक्ट, जिसको SC/ST एक्ट भी बोल देते हैं। तो आज की डेट में अनटचेबिलिटी अगर कोई भी प्रैक्टिस करता है तो उस व्यक्ति की गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी, और उसको 1 साल का जेल टर्म भी हो जाएगा। नाउ व्हाट इज अनटचेबिलिटी? ये एक सिर्फ फिजिकली नहीं है कि आप छू रहे हो तो वो अनटचेबिलिटी, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। इट्स अ थॉट ऑल्सो, इट्स अ आइडियोलॉजी ऑल्सो, इट्स अ पॉइंट ऑफ व्यू, जहां पे आप एक पर्टिकुलरली कास्ट के लोगों को अपने से नीचा समझते हो, उनको अलग समझते हो, तो उस थॉट के अगेंस्ट भी है। तो अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा थॉट रखता भी है तो अनटचेबिलिटी का उस पे वो पर्टिकुलर एक्ट में एक्शन हो जाएगा। बट स्टिल आज भी हमारे देश में अगर आप देखते हो अनटचेबिलिटी कास्ट के बेस पे या रिलीजन के बेस पे भी हो सकता है सर? अब ये थॉट है। सी, अनटचेबिलिटी मेनली वो रिलीजन के बेस्ड पे नहीं है, वो कास्ट वाला सिस्टम है, ठीक है ना, जिनको हम लोअर कास्ट बोलते हैं। हाँ सर। ओके सर। सर जो वर्णा सिस्टम बहुत वाइडर हो जाएगा, वो कास्ट सिस्टम का वो है। Sir, if you're being discriminated on the grounds of untouchability as a thought also, how do you prove it? Like this, यही मैडम डिफिकल्ट है। इवन प्रूव करने की बात छोड़ो तो आधे अनटचेबल्स को तो यही नहीं पता है कि हमारे अगेंस्ट जो अनटचेबिलिटी हो रही है ये इलीगली भी हो गया। तो ये प्रूव करना ही डिफिकल्ट है। बट ये है कि समहाउ अगर कोई एविडेंस है आपके पास तो आप कर सकते हो, अदरवाइज प्रूव करना बहुत डिफिकल्ट है। और इसका पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। इसका मतलब ये मिसयूज भी होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी किसी एक पर्टिकुलर कास्ट के व्यक्ति से लड़ाई होगी किसी और केस में, उसने आपके ऊपर 2 केस थोप दिए कि इसने मेरे साथ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की है। 2018 में ही 17-18 में ऐसा हुआ था कि, अब ये पूरा केस है, चलो सुन ही लो। एग्जैक्टली केस मेरे याद नहीं है, लेकिन याद है एक आर्मी से रिटायर्ड पर्सनल थे, उनकी किसी कास्ट के व्यक्ति से लड़ाई हो जाती है और वो व्यक्ति उनके अगेंस्ट SC/ST एक्ट में केस रजिस्टर करा देते हैं कि इन लोगों ने हमारे साथ अनटचेबिलिटी की। बट बाद में प्रूव होता है कि उसने की नहीं थी। तो ये जो SC/ST एक्ट है इसका मिसयूज भी होता है
उसके बाद ये केस सुप्रीम कोर्ट चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दे दी। वो जजमेंट क्या था कि कोई व्यक्ति अगर एससी या एसटी एक्ट में एफआईआर रजिस्टर कराना चाहता है तो एकदम उसके बोलने से ही एफआईआर रजिस्टर ना हो जाए, पहले एक टीम उस मैटर को इन्वेस्टिगेट करेगी, उसके बाद एफआईआर रजिस्टर होगी। उसके बाद क्या हुआ, 2018 की बात है, सारे एससी एसटी वाले पॉलिटिशियंस ने लोगों को मोबिलाइज किया, धरने देने स्टार्ट करे और लोगों तक न्यूज ये पहुंच गई कि हमसे तो रिजर्वेशन छिन रहा है। लोगों ने आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया और उसके बाद बीजेपी की सरकार ने ऑर्डिनेंस पास किया और वो एक लॉ में अमेंड करके ये बोला कि डायरेक्ट एफआईआर हो जाएगी, इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं। अभी समझ में आया आपको या ऊपर से गया? आया है सर, आया समझ सर। इसको पढ़ा भी था मैंने कुछ केस। लोगों के ऊपर से गया होगा तो मतलब कॉमन सेंस से जाने तो की पूरी ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मैंने 20 ही सेकंड में समझा दिया। सर ये तो बेसिकली वही गवर्नमेंट सुपरसीड कर रहा है ना ऑर्डिनेंस के थ्रू, फिर लॉ हाँ, पास करके सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को। मेन यही था कि एससी एसटी एक्ट में सुप्रीम कोर्ट एक रिफॉर्म लेके आया, क्योंकि ये मिसयूज भी होता है। और ये मिसयूज की भी बात क्या है, कई बार बात भी ठीक है कि अनटचेबिलिटी, जो जिन लोगों के साथ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस हो रही है वो जेल तक, वो स्टेशन तक ही नहीं पहुंच पाते। अगर पुलिस स्टेशन तक पहुंचे हैं तो अब उनकी एफआईआर नहीं होगी, इन्वेस्टिगेशन टीम को के पास मैटर जाएगा, फिर शायद बड़ी कास्ट वाले मैनिपुलेट कर दें। अब वो भी पॉइंट सही लगता है, दोनों ही बातें सही। चलो, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी 17 बात करता है कि अनटचेबिलिटी को करना है, बट दिक्कत ये है कि अनटचेबिलिटी प्रैक्टिकली कहीं पे डिफाइन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ने भी डिफाइन नहीं करा, ये लॉ भी अच्छे तरीके से डिफाइन नहीं करता है। ओके, नाउ 18 की हम बात करते हैं, अबॉलिशन ऑफ टाइटल। ये कुछ नहीं है, बोलता है, पहले आपने देखा था ना कुछ लोग लगा देते महाराजा, अधिराजा, महारानी। अब आप ऐसा कोई टाइटल नहीं लगा सकते, सभी लोग इक्वल। हाँ, आप एजुकेशनल टाइटल लगा सकते हो और आप जो मेडल्स वगैरह है, फॉर एग्जांपल आर्मी के टाइटल्स है, वो आप लगा सकते हो अपने नाम के सामने, बाकी आप किसी टाइटल को नहीं लगा सकते। ठीक है, तो जो टाइटल या I'm not sure, but like India में अभी भी like Rajasthan and all places में थोड़े handful राजा रानी ऐसे, like is it just because they were called कि family की वजह से, या is it, are they allowed to, like I don't understand. कोई भी टाइटल अलाउड नहीं है। इवन पहले ये हो गया था कि एक व्यक्ति डॉक्टर भी क्यों लगाए, एक व्यक्ति मेजर भी क्यों लगाए, एक व्यक्ति ये भी क्यों लगाए भारत रत्ना दिस एंड दिस या पद्मश्री दिस एंड दिस। तो बाद में ये क्लियर हुआ कि एजुकेशनल वाले टाइटल हो गए या आर्मी वाले, मेडिकल वाले टाइटल हो गए, या जो आपको अवार्ड मिलते हैं कि आई एम क्या बोलते हैं ये कि भारत रत्ना दिस एंड दिस या पद्मश्री, ये वाले टाइटल आप लगा सकते हो। लेकिन अगर कोई हेरिडिटरी टाइटल है जो फैमिली से मिला है वो नहीं लगा सकते। बट ऐसा भी तो हो सकता है, अब आप बोलोगे कि कोई व्यक्ति ये लगा रहा है मैं हूं महाराज एक्स एंड वाई, अब उसने कोई लीगल लूप होल निकाल लिया होगा कि बताए किसी ने अपने बेटे का नाम ही चौधरी लिख दिया, तो चौधरी राव सिंह ये नाम ही है, वो बोल रहे हैं टाइटल नहीं है, नाम ही मैंने लिख लिया। तो ऐसा कुछ उन्होंने लूप होल निकाल रखा होगा, बट लीगली आप ऐसा नहीं कर सकते। समझे? हाँ Yes, सर sir. जी हाँ सर वही जैसे चौधरी या फिर महाराजा जैसे बोलते हैं सर, उसका तो वैसे भी जैसे फॉर्मल कोई रिकॉग्निशन नहीं है ना सर। यही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि लीगली हाँ, तो कोई रिकॉग्निशन नहीं है। जो पुराने टाइटल थे वो सारे अबॉलिश कर दिए। जैसे पहले थे अधिराजा, महाराजा, ये टाइटल थे, ठीक है ना, तो वो उन्होंने सारे हटा दिए। यस सर। देखो सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ का आर्टिकल आ रहा है वो आ रहा है 19, और इसमें ही सबसे ज्यादा मैं टाइम लूंगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए आज की डेट में, तो वैसे भी यही न्यूज में चल रहा है।
सो आर्टिकल 19 बात करता है बेसिकली फ्रीडम ऑफ सर्टेन राइट्स, फ्रीडम ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स। तो यहाँ पे आपको सर्टेन राइट्स की फ्रीडम मिलती है। अब यहाँ पे ये आर्टिकल 19 के अंडर में ये आपके पास कुछ राइट्स आते हैं। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 19 ए बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। नाउ आपके पास फ्रीडम है, आप अपने स्पीच से बोल सकते हो जो आप बोलना चाहें, स्पीच के द्वारा नहीं तो आप एक्सप्रेस कर सकते हो। नाउ ये जो एक्सप्रेशन है इसकी डिफाइनेशन बहुत ब्रॉडर है। एक्सप्रेशन थ्रू आप कोई बुक लिख सकते हो, आप कोई मूवी बना सकते हो, इवन आप कोई कार्टून बना सकते हो, किसी भी तरीके से आप अपने आप को, आप कोई पेंटिंग बना सकते हो, आप अपने थॉट को एक्सप्रेस कर सकते हो एन नंबर ऑफ वेज। तो आप बोल के, स्पीच के द्वारा या किसी एक्सप्रेशन को यूज करके आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये आर्टिकल 19 हमें देता है। इसके साथ साथ ही ये ना केवल इंडिविजुअल्स को देता है, हमारे देश में जो मीडिया है उसको भी अपनी बात को फ्री रखने का जो राइट है वो आर्टिकल 19 ए से ही मिलता है। तो मीडिया के लिए कोई स्पेशल आपको राइट नहीं मिलता है, उसको भी फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन से ही मिलता है। नाउ अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी हमारे देश में ये राइट दिया गया आर्टिकल 19, तो उस टाइम पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिबेट थी कि जब भी आप लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच दे रहे हो दैट शुड बी अनकंडीशनल, कि कोई व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है, या देयर हैज टू बी सर्टेन लिमिट कि यहां पे इस व्यक्ति को रोकना होगा। व्हाट डू यू थिंक? So like obscenity. सर हाँ रोकना है सर, जैसे हेट स्पीच। सी क्वेश्चन समझ में आया? Addition. क्वेश्चन तो समझ में आया ना कि किसी भी व्यक्ति को जो बोलने की आजादी है उसको वो आजादी आप 100% दोगे, देयर हैज टू बी अ सर्टेन लाइन, कहीं पे रेड लाइन ड्रॉ करोगे कि इसके बाद आप नहीं बोल सकते। यस, देयर इज अ लाइन सर। कॉन्स्टिट्यूशन में Yes, sir. लिमिटेशन है। यस कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन तो दिया है, बट उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन ने ही आपके ऊपर कुछ लिमिटेशन लगा रखी है। कॉन्स्टिट्यूशन ने आपके ऊपर लिमिटेशन लगा रखी है, और वो लिमिटेशन है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी, देश की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ होगा आपको रोका जा सकता है। कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो अभी चल ही रहा है, प्रशांत भूषण, अगर आप सुप्रीम कोर्ट की इंसल्ट करोगे तो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस लगा देगा, आपको रोक सकता है। उसके बाद फिर आ गया पीस, लॉ एंड ऑर्डर। अगर आपके कुछ बोलने से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है, देश की पीस कॉम्प्रोमाइज हो रही है, आपको बोलने नहीं दिया जाएगा। एक लीडर है वो जहां पे भी बोलता है दंगे हो जाते हैं, क्या उसको बोलने दिया जाएगा? नहीं बोलने दिया जाएगा, उसके बोलने पे रोक लगाई जा सकती है। तो देश की सिक्योरिटी की बात हो, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो, पीस की बात हो, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, फ्रेंडली रिलेशन की बात हो, तो उसको रोका जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन ने लिमिटेशन दे रखी है, इन ग्राउंड पे उसको रोका जा सकता है। बहुत सारे लॉज है जो उसकी फ्रीडम को कर्टेल करते हैं। यस, Friendly relations मतलब? फ्रेंडली रिलेशन मतलब सी, एक व्यक्ति कुछ बोले जा रहा है, उससे हमारे जो यूएस के साथ रिलेशन है वो कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं, तो उसको रोका जा सकता है। सर वो मतलब एक इंटरनेशनल सिनेरियो में ना, सर बाई पार्टिसन या मल्टी उसको आप ब्रॉडली देश की सिक्योरिटी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप क्या बोल रहे हो उससे देश की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है नहीं हो रही है। जैसे मैं भी आपको एक बात बता रहा हूँ, अभी एक बहुत बड़े डिफेंस एनालिस्ट है, तो मैं उनका ही पैनल सुन रहा था। वो ही वाज सेइंग कि मेरे पास इमेजेस हैं जो ये कंफर्म कर रही हैं कि डोकलाम में कंस्ट्रक्शन हो रहा है। मेरे पास इमेजेस भी हैं, बट उन इमेजेस को मैं शेयर नहीं कर सकता, अदरवाइज इंडिया में फिर मेरे ऊपर वो केस लगा देंगे कि इससे देश की सिक्योरिटी क्या हो गई है, कॉम्प्रोमाइज हो गई है। उन्होंने बोला यूएस में आप ऐसा कर सकते हो, यूएस इस मामले में थोड़ा लिबरल है कि वहां पे आपने देश की पॉलिसी को ओपनली क्रिटिसाइज कर दिया, आपने प्रूफ भी दिखा दिया। बट इंडिया में जो डोकलाम में लेट्स से कोई इमेजेस है, मुझे कंस्ट्रक्शन दिख रहा है, अगर मैंने इमेजेस शेयर भी कर दी तो वो मेरे ऊपर सिक्योरिटी के लॉज को एनफोर्स करके मेरे ऊपर केस चला देंगे। तो ये ठीक है। हेलो, यस सर, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन।
अब ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को एक नई डायमेंशन मिल गई सोशल मीडिया के आने के बाद। क्योंकि पहले क्या होता था, देखिए पहले आप आज से 100 साल पहले जाइए, आपने कुछ बोला उसकी रीच लिमिटेड होती थी। आपने जो बोला मैक्सिमम वो 1-2 किलोमीटर तक ट्रेवल करता था, उसके बाद ट्रेवल ही नहीं करता था। बट 18, 16, 70s में न्यूज़पेपर आए, तो आपने जो बोला वो प्रिंट मीडिया के द्वारा थोड़ा और दूर ट्रेवल करने लगा। तो उसके बाद नेक्स्ट डायरेक्शन आई जब प्रिंट मीडिया आया, न्यूज़पेपर आए, और उसके बाद फिर आपका रेडियो आया। अब आपकी जो फ्रीडम है उसका डायमेंशन और ब्रॉड होने लगा, आप दूर तक आपकी बात पहुंच सकती है। उसके बाद फिर आपके टेलीविजन आए, और टेलीविजन में भी आपके 24/7 टेलीविजन आ गए पिछले 20 साल से इंडिया में आप देखते हो। तो उसके बाद आपकी जो रीच थी वो और बढ़ी, और फाइनली अब सोशल मीडिया आ गया। और सोशल मीडिया के आने के बाद तो ये है कि आपने अभी कुछ बोला और विद इन सेकेंडों में वो बात पूरे देश में पहुंच जाती है, और इवन कंट्री के बॉर्डर को क्रॉस करके ग्लोब में आप किसी भी कोने तक आपकी बात को पहुंचा देते हैं। तो इस बदलते हुए टाइम में, और करोड़ों लोगों तक आपकी बात पहुंच जाती है, इस बदलते हुए टाइम में हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की एक नई डिफाइनेशन को, नई लिमिटेशन को, नए चैलेंजेस को इवॉल्व करना पड़ेगा, कोडिफाई करना पड़ेगा। दुनिया में अभी कोई देश नहीं कर पाया है, इसको लेके कांस्टेंट स्ट्रगल चल रहा है। एक साइड में सोशल मीडिया जायंट्स है और दूसरी साइड में इंडिपेंडेंट कंट्रीज है जो उसको रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, अभी आप देख रहे हो ना, गूगल और फेसबुक ने बोला है कि अगर पाकिस्तान ऐसी लिमिटेशंस लगाएगा तो वी विल लीव पाकिस्तान। बट अभी यूरोपियन यूनियन लॉ लाने की कोशिश कर रहा है, यूएस लॉ लाने की कोशिश कर रहा है, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पे हम कैसे रोके, लोगों को कैसे कंट्रोल करें। और उसका पर्पस नेगेटिव नहीं है, वो लेजिटिमेट भी है। जिस तरीके की बैशिंग आपकी सोशल मीडिया में होती है, लोगों को जिस लेवल पे ट्रोल किया जाता है, तो बहुत लोगों वल्गैरिटी की जाती है, आप कुछ भी हो तो उसको समहाउ को रेगुलेट करने की जरूरत है। तो इस बात को सब मानते हैं, कैसे रेगुलेट करो वो चैलेंजिंग हो जाता है। ठीक है, हेलो, यस सर। इसमें चलो मैं आपको एक केस बताता हूँ। श्रेया सिंगल का केस था 2013 वाला, और आई गेस आप सभी लोगों ने सुना होगा। 2013-14 का ही केस था, तो उसमें कुछ नहीं हुआ। चलो मैं पार्टी का नाम भी नहीं ले रहा, वैसे ये वीडियो रिकॉर्ड होती है। महाराष्ट्र की बात थी, और वहां पे उस लड़की ने ट्वीट किया, और एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर की उस टाइम पे डेथ हुई थी, और उन्होंने पूरी बॉम्बे को बंद करा दिया था। अब वो लेडी गई तो उसको मेडिकल मेडिसिन परचेज करनी थी, तो मेडिसिन उन्होंने परचेज करी, तो पता चला कि वहां पे उस पार्टी के लोगों ने आके बंद करा दिया उस शॉप को। तो उन्होंने आके जस्ट एक फेसबुक पे एक पोस्ट डाल दिया कि ठीक है, एक लीडर की डेथ हुई है, बट इस तरीके से जो कॉमन यूज की चीजें उनको फोर्सफुली ये नहीं कराना चाहिए, क्रिटिसाइज कर दिया। और बाद में पता चला उस पार्टी के लोगों ने हंगामा कर दिया, पुलिस में एफआईआर कराई, और उस लड़की को और उसकी एक फ्रेंड ने वो पोस्ट शेयर किया था, दोनों को अरेस्ट कर लिया। कौन सा उनके ऊपर किस लॉ में करा? डेफिनेटली जब भी आप एफआईआर रजिस्टर करोगे, ये था सेक्शन 66A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 66 से था। ये सिंपली ये बोलता है कि ये डिफाइन नहीं कर रहा है, बोलता है कि आपने कुछ भी ऐसा पोस्ट किया है जिससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो गई है, तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। अब देखिए, फंडामेंटल कुछ भी ऐसा पोस्ट किया हो, बट ऐसा भी तो हो सकता है कभी मैंने तो बिल्कुल ठीक लिखा हो और कुछ लोगों की सेंटिमेंट उससे भी हर्ट हो गए। मैंने तो यही लिखा हो कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए, लेकिन पता चला कि मैं राजस्थान के गलत लोकेशन में था, किसी इलाके की गलत लोकेशन में था, या मैंने बोला कि इंटरकास्ट मैरिज होनी चाहिए, लव मैरिज होनी चाहिए, मैंने सिंपली ये लिखा है, लेकिन कुछ लोगों के उससे सेंटिमेंट हर्ट हो गए, वो मुझे मारने पीटने को आ गए, तो मुझे भी अरेस्ट किया जा सकता है। तो अब सुनिए फंडामेंटल राइट की पावर का अंदाजा। तो 1-2 दिन के बाद ही उनके एडवोकेट्स ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करी, उन दोनों लड़कियों को बेल मिल गई, और पुलिस को नोटिस दिया कि एक्सप्लेन करो कि आपको कैसे लगा कि मतलब इस पोस्ट से आपने कैसे एक्शन लिया। और पुलिस वालों ने बोला सर हम क्या करें, अब पुलिस का तो केस वैलिड था, अगर 50 लोग भी पुलिस के पास जाके खड़े हो जाएंगे, बोलेंगे कि इन लोगों के अगेंस्ट एक्शन लो, अदरवाइज हम तोड़फोड़ कर रहे हैं, तो पुलिस तो वैलिड था। पुलिस ने दिखा दिया कि सर पढ़ लो सेक्शन 66A को। तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस लॉ को ही सस्पेंड कर दिया।
इसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया कि ये फंडामेंटल राइट को वायलेट कर। समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, तो इस सेक्शन 66A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने वॉइड डिक्लेयर कर दिया। एंड सी एक लास्ट पॉइंट बोल रहा हूं, इवन 5-6 महीने पहले तक एक स्टेट के डीजीपी ने अपने सारे जो हर एक चौकी पे भी है ना, मैं डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रहा, जितने थाने हैं, थाने से नीचे चौकी आता है, हर एक चौकी के पास एक नोटिस भिजवाया, एक लेटर दिया, नॉट नोटिस, कि भाई 66 से जा चुका है। क्योंकि आज भी हमारे देश में बहुत सारी चौकियों में केस रजिस्टर्ड हो रहे थे सेक्शन 66A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो 2-3 साल पहले वॉइड डिक्लेयर हो चुका है। मैं ये बताना चाह रहा हूं, ये हमारी पुलिसिंग का जो भी लॉज में चेंज हो रहा है वो इतने आउटडेटेड है, हमारा ट्रेनिंग सिस्टम इतना वीक है कि हम उनको प्रॉपर एजुकेट ही नहीं कर पाते, और ये इतना आसान भी नहीं है, ये भी बात ठीक है। डेली सुप्रीम कोर्ट की नई जजमेंट आती है, हर आप देखिए हर 1 महीने 2 महीने में कोई लॉ में कोई चेंज हो जाता है, कोई नई जजमेंट आ जाती है। आप उस सेम एजुकेशन को एक नीचे जो बिल्कुल कांस्टेबल लेवल का व्यक्ति है उस तक कैसे पहुंचाएंगे, ये चैलेंज भी है, बात भी ठीक है। तो हमारे देश में उसके बाद भी इसमें सेक्शन रजिस्टर्ड हो जाता है। ओके, पूछिए, कुछ पूछना है? हाँ सर या सर ये बेसिकली सर आप नहीं बोल सकते तो मैं जस्ट वो बोल रहा। सर आई थिंक ये जो केस आपने बोला सर, ये वो आई थिंक बाला साहेब ठाकरे का डेथ था, शिवसेना वाला केस है ना सर? केस है वो तो पूरा फेमस हाँ है। शिवसेना, तो वही सर, आप नहीं बोल सकते सर मैंने बोल दिया इसलिए। तो ये एक्चुअली मैं बता रहा हूँ क्या, मैं क्यों नहीं बोलता, मैं बोल देता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। मैं कभी भी बहुत इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज कर लेता हूँ, तो वो सही नहीं है, स्पेशली ऑनलाइन। या यस आई गॉट इट सर, आई गॉट इट। कभी एब्यूजिव भी कुछ निकल जाता है। हाँ सर, समझ गया सर, आज का जमाना भी वैसे ही है। बताइए सर 118A इससे रिलेटेड ही है ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन? ये कौन सा है 118A? सर ये रिसेंट अभी पेपर में ही आ रहा था, कुछ केरल का कुछ लॉ निकल रहा है, ऑर्डिनेंस। ये आज ही था, मैंने अभी पढ़ा नहीं है, बट थोड़ा सा मुझे रेफरेंस मतलब मैंने भी पेपर में ही देखा था सर, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट कुछ ऐसा ही था। मुझे भेज देना, मैं नेक्स्ट क्लास में एक बार डिस्कस कर लूंगा। ओके सर। ठीक है, ओके। सो किसी और बच्चे को कुछ और पूछना है तो प्लीज बताइए। सर जैसे लाइक अभी रिसेंटली बात है, suitable boy है नेटफ्लिक्स पे, एंड some I'm not sure, like some, I don't know his name, but some MLA has launched, like legally I'm not sure, or is he just spouting nonsense कि social media पे nationalist की तरह कि कोई probe होने चाहिए on one scene that he thinks is offensive. तो is that allowed? Like does freedom of expression protect that? I think ये हाई कोर्ट में हुआ है इसके अगेंस्ट। मैं भी आपको बता रहा हूँ, सुनिए, इसमें नॉर्मल क्या है, ब्रॉड लाइंस क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये 2-3 इशू हैं, उनको मिक्स करके अभी आपने क्वेश्चन पूछा है। पहला इशू ये है कि हमारे देश में आप टीवी के जरिए ब्रॉडकास्ट करते हो, या फिल्म्स लेके आते हो, एडवर्टाइजमेंट करते हो, रेडियो पे ब्रॉडकास्ट करते हो, कोई भी वे है, उसकी कोई रेगुलेशन है, कोई रेगुलेटरी बॉडी है। अभी हमारे देश में क्या है, जितना भी सोशल मीडिया पे कुछ भी चल रहा है, ऑनलाइन चल रहा है, ओटीटी प्लेटफॉर्म हो गया, यूट्यूब हो गया, इनका कोई फेक चीज भी अगर कोई दे रहा है, कोई रेगुलेशन नहीं है। आप सभी लोगों ने नॉर्मली देखा होगा, यूट्यूब पे कोई भी किसी टॉपिक को आप सर्च कीजिए, आपको बहुत सारी फेक इंफॉर्मेशन मिलती है, बहुत सारी चीटिंग भी मिलती है, बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती है। आपको लगता है कोई तो रेगुलेट करे कि क्या सही हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ओके, चाइल्ड पोर्नोग्राफी भी है, तो यहाँ पे ऑनलाइन आप जो भी चीजें दे रहे हो किसी भी देश में, उसको समहाउ रेगुलेट करने की जरूरत है। आप ये नहीं बोल सकते कि उसको रेगुलेट नहीं किया जा सकता। रेगुलेट कैसे किया जाए वो बहुत लूज होना चाहिए, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन कम से कम होनी चाहिए, बट समहाउ कुछ तो होना चाहिए। तो वो डिबेट उसको लेके है, गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है कि कैसे अब ओटीटी प्लेटफॉर्म को रेगुलेट किया जाए। पहला इशू ये है। दूसरा इशू ये है कि आप कुछ भी दिखा सकते हो, ये आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है,
दूसरा व्यक्ति उससे ऑफेंड हो सकता है, वो ये बोल सकता है, वो उसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है। दोनों में अगर कहीं पे टकराव है, अगर कहीं पे कॉन्ट्राडिक्शन है, देन हु विल डिसाइड कि किसका स्टैंड सही है, तो वो फिर कोर्ट विल डिसाइड। तो अगेन कंफ्यूजिंग, आई होप समझ में आया हो। But is like I don't know if I'm being too philosophical, but सही स्टैंड हो सकता है क्या इसमें? I don't think किसी का भी सही है या किसी का भी गलत है. Sir, So how will the court decide in that? sir, also, sir, इसमें तो it can also be used as a tool to crush dissent, ना sir? ऐसे अगर ये आप तो लॉ देखेंगे तो जो कि आपको एक चीज समझनी होगी कि किसी भी स्टेट का, आज जो हम नेशन की बात करते हैं, स्टेट की बात करते हैं, यस उसका एक टूल है कि आपको जो फ्रीडम मिली हुई है वो लिमिटेड है। कॉन्स्टिट्यूशन ने ही आपको फ्रीडम दी हुई है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए आप, सेम मैं आपको कन्हैया वाला केस बता रहा हूँ, जेएनयू वाला। आप कुछ भी बोल रहे हैं, अगर देश की यूनिटी पे उससे क्वेश्चन आएगा तो आपको रोका जा सकता है। नाउ जो भी उन्होंने वहां पे नारा दिया था, अब उस नारे ने की लड़ाई जारी। अब मैं उसकी टेक्निकल डिटेल पे नहीं जाऊंगा, यू विल से कि वो प्रूव हुआ है या नहीं हुआ है, बट मैं एक नॉर्मल बात बोल रहा हूँ कि किसी ने कोई भी नारा दिया, अब उससे उसकी यूनिटी, देश की यूनिटी डैमेज हो रही है या नहीं, हु विल डिसाइड? तो उसके लिए भी हमारे देश में मैकेनिज्म है, जुडिशरी विल डिसाइड। नाउ यू कैन रेज क्वेश्चन ऑन द कॉम्पिटेंस ऑफ जुडिशरी, अब वो आप बोल सकते हो, बट अल्टीमेटली कोई तो डिसाइड करेगा। और 70 साल पहले कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ये पावर जुडिशरी को दे के गए, तो अल्टीमेटली वो जुडिशरी ही डिसाइड करेगी, इसमें आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। आया थोड़ा समझ में? यस सर, Yes, sir. ठीक है ना। सी ये जो एक्सप्रेशन वाला मामला है ना, ये इतना आसान नहीं है, इसको समझना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस कि कई बार ऐसा होगा कि आपको बहुत सारी चीजें अब लगेंगी कि ये गलत हो रहा है, लेकिन जब आप बहुत डिटेल में जाके पढ़ोगे, समझोगे, तो पता चलेगा कि नहीं, रेगुलेशन भी थोड़ी जरूरी है। रेगुलेशन को फिर मिसयूज भी किया जा सकता है, किसी भी रेगुलेशन को मिसयूज किया जा सकता है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी मेरा ये छोटा सा कजन था और वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देख रहे थे कुछ, और वहां पे एक न्यूड सीन आता है। अब वो छोटा है, अभी 3 साल का, उसे देख के मैंने चैनल चेंज कर लिया, उसने रोना स्टार्ट कर दिया। वो कह रहा नहीं, वही वाला सीन देखना है, वही वाला सीन देखना है। अरे गेटिंग माय पॉइंट? और उसे ये नहीं पता कि क्या हो रहा है, छोटा बच्चा है वो। सो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप एक वेब सीरीज भी लेके आ रहे हैं, इवन रेगुलेशन इस चीज के लिए भी चाहिए कि ये ए कैटेगरी की है, एडल्ट देख सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उसके लिए भी तो सम सॉर्ट ऑफ रेगुलेशन चाहिए ना। तो रेगुलेशन का मतलब हर टाइम पे, फॉर एग्जांपल ट्रैफिक को भी रेगुलेट किया जाता है ना, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है आपके पास। अभी जस्ट नेक्स्ट आर्टिकल में मैं पढ़ाऊंगा कि आप कहीं भी जा सकते हैं, बट आप रोड पे कैसे चलोगे, तो देयर हैज टू बी अ वे, सर्टेन स्पीड लिमिट। यू कैन नॉट से कि मैं तो 120 की स्पीड पे जाऊंगा और मैं तो रॉन्ग साइड पे जाऊंगा। इन दी सेम वे, जब आप बोलते हो तो क्या बोलना है, कहां पे नहीं बोलना है, आपके पास फ्रीडम है पूरा, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी, बट अगेन समहाउ सर्टेन रेगुलेशन इज नीडेड। आई होप ये और ये जी सर, लाइक मैं आपको हाइपोथेटिकली क्वेश्चन पूछती हूँ। सपोज एक मूवी है या वेब सीरीज है, इट्स आर रेटेड, उसमें लिखा हुआ है 18 और अबव। अब मैं अपने टीवी पे, लाइक सारे बच्चे बैठे हुए हैं मेरे साथ, मैं देख रही हूँ, तो मेरी गलती नहीं है? rather than that, उन्होंने तो वार्निंग दे दी। अगेन बिल्कुल आप सही कह रहे हो, उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, वो एक पॉइंट ऑफ व्यू है, एक्सेप्टेड है, बट बहुत सारी ऐसी कंट्री है, फॉर एग्जांपल अगर यूएस वगैरह में आप देखते हो, वहां पे यूएस में अगर आप देखते हो, एजुकेशन लेवल लोगों का बहुत हाई है, पर कैपिटा इनकम लोगों की बहुत हाई है। इंडिया में अगर आप देखते हो, पुअर कंट्री है, लोगों की सोच इतनी डेवलप नहीं है। सी सोशल मीडिया में जिस तरीके की ट्रोलिंग, चलो मैं भी आपको एक बात में बता रहा हूँ, सुनो, एक एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ। आपने वो देखा है, वो कौन सा नाटक आता है, कौन सा है जिसमें डब्बू के पापा, अरे बड़ा पुराना है वो, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में वो लेडी कौन है?
जिन पे वो लाइन मारते रहता है हमेशा? बबीता आई गेस। हाँ बबीता, हाँ ठीक है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे वो जितने भी फोटोज अपडेट करती हैं कमेंट सेक्शन ऑफ करके रखा हुआ है, क्योंकि लोग उनको बहुत एब्यूजिव उल्टा सीधा बॉडी शेमिंग कर रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं। दैट्स अ रियलिटी। अभी ऐसा हुआ हो रखा है। सो डोंट यू थिंक कि समहाउ कहीं पे कुछ रेगुलेट करने की जरूरत है? स्टेट तो इंटरफेयर करेगी ना कहीं पे। Yes, sir. So That's what? there, sir. I Even agree even with you. laws are there for the dowry systems, but ठीक है, that is to support and save the women in when they are going to their in-laws, right? But many women use it against, as in like to अगर कुछ problem हुआ तो to take revenge, they say कि हम dowry लगा देंगे तुम पे, ये कर देंगे। नहीं, लेकिन तो उसके मिसयूज भी होता है इन सब मिसयूज लॉज होता है, का। लेकिन उसके लिए भी हाँ, लॉ है। सही बोल रहे हैं हाँ, कि इन सबको रेगुलेट करने का होना तो चाहिए। but like I don't think social media can be compared to dowry. Like No, I'm just giving another example. Yes, and sir, जैसे आपने बोला, एक सेकंड आप मेरी बात सुनिए। नॉर्मली पता है क्या होता है? अभी मैं आपको ये समझाता हूँ। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, अभी आपने थोड़ा सा पढ़ा है, आप यूएस की हिस्ट्री पढ़िए, आप यूरोप की हिस्ट्री पढ़िए, आप जो बहुत सारी पूरे जितने भी कॉन्टिनेंट है सबकी जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, स्पीच के ऊपर ही पढ़िए, कैसे वहां पे आंदोलन हुए, कैसे वो रिजॉल्व हुआ। बाद में एक चीज तो आपको समझ में आई कि सम सॉर्ट ऑफ रेगुलेशन तो चाहिए, बट वो रेगुलेशन को आप डिनाई नहीं कर सकते। बट आप ये बोल सकते हो जो सरकार रेगुलेट करे वो लिबरल हो और उसमें सिलेक्टिवली लोगों के अगेंस्ट एक्शन लेना डिफिकल्ट हो, ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव हो, अगर कुछ लोगों का ग्रीवांस हो वो बहुत अच्छे से रेड्रेसल हो जाए, इस तरीके फेयर रेगुलेशन हो। बट आप सीधा ही रेगुलेशन पे क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते कि आप होते कौन हो हमें बताने वाले। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? स्टेट है रेगुलेट तो करेगी, बट वो रेगुलेशन फेयर हो, उसमें लूप होल कम से कम कीजिए, उसमें डिस्क्रिमिनेशन को आप डिस्क्रिमिनेट ना कर पाए वो किसी के अगेंस्ट, उसको कम कीजिए, बट सम सॉर्ट ऑफ रेगुलेशन तो होगी, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। ओके, ये एक कंक्लूजन मैं आपको बता रहा हूं। ऐसा हो सकता है कि इस लेवल पे आप 2, 3, 4, 5 साल 10 साल पढ़ने के बाद पहुंचे तब भी ना पहुंचे, या अभी आपको समझ में आ जाए। तो अगेन मैं क्लास में कई बार एक एग्जांपल देता हूं कि एक 5 साल का बच्चा ये बोल रहा है कि लड़ाई नहीं करनी चाहिए, एक 60 की एज का एक व्यक्ति बोल रहा है जो वर्ल्ड वॉर 1 देख के आया, वर्ल्ड वॉर 2 देख के आया, उसने लाखों लोगों को मरते हुए देखा है, वो ये बोल रहा है लड़ाई नहीं करनी चाहिए। दोनों सेम बात बोल रहे हैं, लेकिन दोनों का एक्सपोजर टोटली डिफरेंट है। यस सर, ठीक है, तो ये वो मैंने कंक्लूजन बोला था। बाकी कुछ अगर आपको लग रहा है कि मैं उस बात को समझ नहीं पा रहा हूं, मैं कुछ आपको बताऊंगा कि ये देखो वो देखो, देन तब आप समझ पाए। ठीक है, अब आप बताइए कुछ पूछना। सर आपका पॉइंट समझ गया सर, इन द सेंस कि आगे पढ़ाइए सर आप। ठीक है ना? ओके, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इतना आसान नहीं है, मैं बता रहा हूँ। और इवन फिजिकली क्लास में होता है तो थोड़ा आसान हो जाता है, यहाँ पे वैसे ही थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ओके, सो पहला ये हो गया फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बट यस, फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, एक्सप्रेशन होना चाहिए, डेमोक्रेसी का मेन पार्ट है। बट अगेन, जिस सिस्टम ने आपको ये राइट दिया है उस सिस्टम ने आपके ऊपर क्या लगाई हुई है? लिमिटेशन लगाई हुई है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ही कुछ लिमिटेशन लगा के गए हैं। ऐसा हो सकता है कि जो बहुत लिबरल कंट्री होती हैं, स्पेशली यूएसए, अगर आप देखते हो तो यूएसए इस मामले में बहुत लिबरल है, कुछ भी बोल दो, वहां पे थोड़ा सा ज्यादा है, इवन यूके से भी ज्यादा फ्रीडम है। बाकी देशों में अगर आप देखते हो तो ऐसा नहीं। ओके, नेक्स्ट है फ्रीडम टू फॉर्म, बी हो गया असेंबल पीसफुली। आप असेंबली कर सकते हो, अगर आपको 5000 लोगों को कहीं पे बिठा के मीटिंग करनी है आप कर सकते हो। असेंबल का मतलब ये प्रोटेस्ट ही हो गया, आप प्रोटेस्ट कर सकते हो। यही मैं आपको 19 ही बता रहा हूँ, फिर आज के लिए नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे। आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, बट इसमें कंडीशन है, ये पीसफुल होना चाहिए और विदाउट आर्म्स होना चाहिए। अब आप ये पूछोगे कि सर एक बात बताइए कि मुझे तो कल को लेट से सीपी में ही धरना देना है, तो सर ऐसा नहीं, आपको पुलिस से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, और पुलिस रीजनेबल ग्राउंड पे आपके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। पुलिस बोल देगी नहीं सीपी में नहीं मिलने देंगे हम आपको, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं करेगा अगर उनका जो ग्राउंड है वो वैलिड है। आप बोलो कि नहीं मुझे तो रामलीला ग्राउंड में है, वो वहां पे भी मना कर दे। आप बोलो मैं रोहिणी के पीछे जो जंगल है वहां पे चला जाऊंगा, वो बोले नहीं वहां पे भी दिक्कत है,
नाउ यू कैन अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट कि जो ये रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं वो अनरीजनेबल है। तो अगर वो रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल होगी तो काम चल जाएगा, अदरवाइज अनरीजनेबल है। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग अब ये भी बोल सकते हैं कि नहीं, मैं अपनी शादी में 500 लोगों को बुलाऊंगा और गवर्नमेंट का 50 लोगों को लिमिट करने वाला फैसला इज अ वायलेशन ऑफ माय फंडामेंटल राइट। बट सुप्रीम कोर्ट ये बोल देगा कि जो रिस्ट्रिक्शन लगाई है वो क्या है, रीजनेबल। ठीक है, तो वो सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड कि रीजनेबल है नहीं, रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल होनी चाहिए। सी अब ये राइट देखिए अब कितना स्ट्रॉन्ग है कि गवर्नमेंट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ही लगाएगी, नॉन रीजनेबल नहीं लगाएगी। आप में से कुछ लोगों को शायद याद हो, बहुत टाइम हो गया, 2011 की बात है, मैं उस टाइम पे छोटा ही था। तो उस टाइम पे जब बाबा रामदेव का आंदोलन हुआ था, तो बाबा रामदेव का रामलीला मैदान में आंदोलन था, तो उसमें कांग्रेस के सारे लीडर को पहुंचे और उन्होंने बोला कि बाबा आंदोलन मत कीजिए, इलेक्शन आ रहे हैं, हमारे पे नेगेटिव इंपैक्ट होगा। बट क्योंकि उनको परमिशन मिल चुकी थी, उन्होंने आंदोलन नहीं हटाया। हाँ, बाद में बाबा रामदेव ने टेक्निकल मिस्टेक कर दी, वहां पे परमिशन मिली हुई थी कम की, उन्होंने ज्यादा लोग ले गए, 50,000 ले गए, परमिशन कम की थी, 5 की थी। दूसरा हुआ क्या कि उनका पर्पस भी अलग था। पर्पस ये था कि उन्होंने बोला योगा शिविर लगेगा, लेकिन वहां पे उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया। तो आपका सब्जेक्ट भी अलग है और पॉपुलेशन भी, लोग भी ज्यादा आ गए। तो बाद में आप सभी लोगों को याद है नहीं है, रातों रात पूरे रामलीला मैदान को खाली किया गया। तो हाँ सर, जब वो क्या कहते कूद रहे थे स्टेज से, बाबा रामदेव ने ड्रेस भी चेंज करके भाग गए थे। यस सर। ठीक है सर आई डोंट नो इफ इट्स अलाउड और इट्स अ लूपहोल। जैसे मुझे याद है एंटी सीए एनआरसी जब चल रहा था, पुलिस ने क्या कहते हैं रेड फोर्ट की परमिशन दे दी थी एंड पीपल गैदर्ड देयर, एंड जैसे अ लॉट ऑफ पीपल गैदर्ड लाइक 10 मिनट पहले लाइक न्यूज की तरफ वो वापस ले ली परमिशन और फिर आके सबको अरेस्ट करके ले गए। सर इसका इसमें पुलिस को आप बिल्कुल बोल सकते हो कि पुलिस के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर है, बट आप एक चीज सोचो कि अगर कहीं पे 500 लोग इकट्ठे होने हो, सीपी में ही 5000 लोग इकट्ठे हो जाएं, कुछ प्रोटेस्ट हो जाए, बाकी लोगों की लाइफ की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस की है। तो यहाँ पे पुलिस के पास पावर है, पावर थोड़ी सी ज्यादा है, और उस पावर को मिसयूज किया जा सकता है, और वो मिसयूज हो भी जाता है बट प्रूव नहीं कर पाते हम। अब आप सुनिए, 2011 से लेके अब तक बाबा जो दिल्ली पुलिस ने वो एक्शन लिया था, उस एक्शन पे अभी पुलिस वालों के अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू देम वो टेक्निकली सही थे। बट ये बात भी सब लोगों को पता है कि वो इंसिडेंट पॉलिटिकली मोटिवेटेड था, बट आप उसको प्रूव नहीं कर सकते कि वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड। उन्होंने टेक्निकल अपने फैक्ट्स दिखाए और वो सही लग रहा कि देखो इतने लोगों की परमिशन दी थी हमने, तो 24 घंटे पहले नोटिस भी दिया था कि बाबा जी खाली कर दीजिए, लेकिन उन्होंने, क्योंकि आप लोगों ने 5000 की परमिशन ली थी, 50,000 लोग आ गए, सिक्योरिटी हम प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, और इंडिया में वैसे भी खतरा रहता है, कोई बॉम्ब ब्लास्ट ना हो जाए, कुछ और ना हो जाए, ट्रैफिक जाम ना हो जाए पूरे इलाके में, बोला, उन्होंने खाली नहीं किया। या बताइए सर इस चीज को जो हम लोग असेंबल पीसफुली है, तो सर जैसे हम लोग अगर परमिशन हमें अगर पुलिस से ही लेना है, और यूजुअली जब हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, इट इज यूजुअली अगेंस्ट द ईदर द गवर्नमेंट इन पावर और इट्स पॉलिसी और समथिंग लाइक दैट। तो बेसिकली हमें प्रोटेस्ट करने के लिए भी उसी गवर्नमेंट से परमिशन लेना होता है जो मतलब जिसके अगेंस्ट ही हम लोग प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, राइट? तो वही चीजें, तो उसका तो बहुत मिसयूज हो सकता है, राइट? इवन इफ इट इज पीसफुल, बिल्कुल। that's why we have judiciary। इसलिए तो बोलते हैं ना, किसी डेमोक्रेसी में इंडिपेंडेंट और फेयर जुडिशरी का रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपके अगेंस्ट कोई इरेशनल बात हुई, इनजस्टिस हुई, तो तुम जुडिशरी के पास जा सकते हो। अब दिक्कत ये है ना, सुनिए, अगर, क्योंकि देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है लॉ एंड ऑर्डर, ऑर्डर मेंटेन करना। यस सर। अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस की है, अब जैसे आप देखिए, आप बोल रहे हो कि हमें एलजीबीटी कम्युनिटी के स्टैंड को हम सपोर्ट करते हैं, 5000 लोग वहां पे आ रहे हैं सपोर्ट करने के लिए। मैं भी आपको बता रहा हूं, ये आई गेस ये इवेंट हुआ था 3 या 4 साल पहले का था, 5 साल पहले का भी हो सकता है, आपको याद हो, वो क्या था, हग डे था, कुछ ऐसा ही था, किस डे था, लोग आए दिल्ली में कहीं पे इकट्ठे हुए, ओपनली उन्होंने हग किया और किस किया। अब उन्होंने बोला कि ये हमारा एक्सप्रेशन है, हम ऐसा कर सकते हैं, तो वो लोग फ्रीली अपने उस स्टैंड को लेके खड़े हो गए,
दूसरी साइड सपोज करो 5000 लोग बजरंग दल वाले आ गए कि हम होने नहीं देंगे। अब ऐसे में दोनों को क्या लगेगा कि पुलिस आए ही ना, क्योंकि पुलिस कैन नॉट जज ना कि तुम सही हो या वो सही हो। उन लोगों का भी स्टैंड है, तुम्हारा भी स्टैंड है। तुम बोल रहे हो कि नहीं हम तो यहाँ पे ही हक करेंगे, वो बोल रहे हैं कि हाथ लगा के दिखाओ। अब अगर पुलिस बीच में नहीं आएगी तो दोनों आप लड़ जाओगे। तो पुलिस दोनों के राइट को एश्योर करना है कि उनका प्रोटेस्ट करने का भी राइट है और तुम्हारा करने का भी राइट है। अब हु विल डिसाइड? जुडिशरी विल डिसाइड कि कौन सही है कौन गलत है। तो इसलिए परमिशन को आप डिनाई नहीं कर सकते। इसलिए परमिशन लोगे तो क्या होगा कि आप बोलोगे हम पे खतरा है, तो फिर तुम्हारी क्या कहते हैं, तुम्हारी सिक्योरिटी की फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास है। अगर कुछ हो जाता है तो फिर यू कैन नॉट से, आप पुलिस के ऊपर ब्लेम डाल सकते हो कि सरकार ने ये करा ये नहीं करा। तो ये लॉ एंड ऑर्डर की बात हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट सी है, जल्दी मैं इसको खत्म करा रहा हूं 2 मिनट में, फिर कुछ पूछना है पूछ लेना। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन। सर आप एसोसिएशन बना सकते हो, ऑटो यूनियन बना लो, स्टूडेंट यूनियन बना लो, ज्वेलर्स यूनियन बना लो, आप कोई भी एसोसिएशन बना सकते हो और ये लोगों को एम्पावर करती है। कोऑपरेटिव भी इसमें ऐड हो गया। आप देखिए ऑटो यूनियन, बस यूनियन, ऑटो यूनियन, टैक्सी यूनियन, आप बॉम्बे की देखिए कितनी स्ट्रांग है। दिल्ली एनसीआर में इतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन आप बॉम्बे में जाके देखिए, आपको वो एम्पावर करती है। एक अकेले ऑटो वालों को आप सप्रेस कर सकते हो, लेकिन बॉम्बे में आप किसी टैक्सी वाले के अगेंस्ट सरकार कुछ करके दिखाए सारे लोग, तो यूनियन बनाना आपको एम्पावर करता है, आप ये बना सकते हो। Yes, sir. उसके बाद है फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ दिस कंट्री। आप इस देश की टेरिटरी में कहीं पे भी जा सकते हो। अगेन डेफिनेटली देयर आर एक्सेप्शंस। यू कैन नॉट से नहीं एलओसी पे या शाम को जाके डिनर करना है, नहीं। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेप्शन है, ट्राइबल एरिया भी है कुछ, बट आप नॉर्मल केस में फ्रीली मूव कर सकते हो, आपको कोई रोकेगा नहीं। और आप सेटल भी हो सकते हो। नेक्स्ट है सेटल और रिसाइड। आपका मन करे बॉम्बे में रहो, आपका मन करे दिल्ली में रहो, मन करे कर्नाटका चले जाओ, मन करे तमिलनाडु चले जाओ। कॉन्स्टिट्यूशन आपको इस चीज की परमिशन देता है। सर लेकिन एक्सेप्शंस है ना सर? सॉरी, इसका एक्सेप्शंस नहीं है क्या सर? सर इसकी भी एक्सेप्शन होंगी। ट्राइबल एरिया में जाके नहीं रह सकते आप। जैसे पहले तो JNK था, हाँ। पहले JNK था, अब JNK में नहीं है, लैंड आप परचेज कर सकते हो। और इनफैक्ट इवन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कहीं कहीं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है, लेकिन वहां पे डिस्क्रिमिनेशन उनकी कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए किया हुआ है। यस सर। Also conservation limitations. कल्चर के लिए है, एनवायरनमेंट के लिए है, उसके लिए वहां पे रिस्ट्रिक्शन है। यस फॉर एग्जांपल बहुत जगह हमने ऐसा देखा है कि यहाँ से दिल्ली के लोग जाते हैं, कहीं पे गए नॉर्थ ईस्ट में तो नहीं, इधर हिमाचल में जाते थे, ट्राइबल लोग मिलते थे, पता चल रहा है कि उनको बियर पिला रहे हैं, उनको कोल्ड ड्रिंक दे रहे हैं, वो चिप्स खा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, वो उन लोगों से डांस करा रहे हैं पैसे दे देके, फूड दे देके, तो फिर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। ओके, बट अगेन आपके पास टेक्निकली राइट तो है, बट क्या वहां की सोसाइटी रेजिस्ट कर सकती है? वहां की सोसाइटी रेजिस्ट कर सकती है या नहीं? किसके सर? ये वाले रिसाइडिंग सर? फ्रीडम, हाँ, फ्रीडम ऑफ सेटलमेंट। हाँ सर, आई मीन एटलीस्ट सोसाइटी करती है। आप जाके देखिए बॉम्बे में अगर कुछ लोग हो जो नॉर्थ इंडिया से हो, है कुछ लोग यहाँ पे, तो बताइए अपना एक्सपीरियंस। हिंदी स्पीकिंग वालों को अगर आप महाराष्ट्र में जाते हैं, कितने अच्छे से फ्लैट मिल जाते हैं, कितनी इजीली मिल जाते हैं। ईज डिफिकल्ट होगा, आई एम श्योर, है ना? तो वो इतना आसान नहीं होता है। यस सर, प्रोटेक्शंस है ना सर, एक्सेप्शन मतलब सोसाइटी है, सोसाइटी उसको रेजिस्ट कर रही है, वो कोई फॉर्मली तो करती नहीं है। बट ये देन अगेन प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। जो मन वो करो। आपका मन कर रहा है डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आर्टिस्ट बनो। देखो कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको ये फ्रीडम दे दी, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, फ्रीडम ऑफ बिजनेस, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। लेकिन आपकी सोसाइटी ने, आपकी फैमिली ने, आपकी एटमॉस्फेयर ने आपको फ्रीडम नहीं दी। या मिल चुकी है आप में से सारे लोगों को? नहीं सर, नहीं मिली ना। सही क्वेश्चन ने दे दी आपको फ्रीडम। तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के जाएंगे, सारी फ्रीडम है आपके पास, जो मर्जी उस प्रोफेशन को आप कीजिए, बट आपकी सोसाइटी नहीं दे रही, आप फैमिली नहीं दे रही। सर एक क्वेश्चन पूछना है।
अभी आप जो बता रहे थे कि सोसाइटी समटाइम्स सोसाइटी डू नॉट लेट अस डू समथिंग सर्टेन थिंग्स, राइट? सो उसी के रिलेशन में पूछना है, समटाइम ये भी होता है कि बैचलर्स को घर अलॉट होने में किसी अच्छे सोसाइटी में, इफ यू आर सर्चिंग फॉर रेसिडेंसी, यू दे नॉर्मली आस्क आर यू मैरिड और सिंगल, लाइक दैट। फीमेल्स के साथ भी होता है, मेल्स के साथ भी होता है। तो दैट इज मतलब वो भी किसी राइट के, मतलब गवर्नमेंट ने कोई राइट दे रखा है लेकिन उसके अगेंस्ट में वो जा रहे हैं। सो उसमें क्या होता है, मतलब एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई वांटेड टू नो। So like especially for live-in relationships. सी मैं इसमें बता रहा हूँ कुछ नहीं होता। लिव इन, या Yes, लिव इन पता रिलेशनशिप कैन बी द पार्ट, यस सर। ये सी आपको राइट मिला, आपको राइट तो कॉन्स्टिट्यूशन ने दे दिया, लेकिन वो आप राइट एक्सरसाइज कहाँ पे करते हो? सोसाइटी के बीच में एक्सरसाइज करते हो ना आप राइट को। कोई भी राइट आप आइसोलेशन में एंजॉय नहीं करते, वो सोसाइटी के बीच में एक्सरसाइज होता है। ओके, अब अगर वो सोसाइटी उस राइट को रेजिस्ट कर रही है तो उसमें दो तीन इशू आते हैं। पहला तो इशू यही आता है कि वो सोसाइटी इनफॉर्मली रेजिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल मैं ही अभी आपको बता रहा हूँ, आपको लेट्स से इंटरकास्ट मैरिज करनी हो, आप में से किसी को प्लान आ जाए, पेरेंट्स मना कर रहे हैं कि नहीं हम नहीं होने देंगे। अब तुम एकदम से पुलिस वालों के पास जाके कंप्लेंट लिखा के आ जाओ कि मुझको रोका जा रहा है, पेरेंट्स विल से कि नहीं हम तो बोल ही नहीं रहे, हमने मना नहीं किया इसको। वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने एक्सेप्ट किया तो फिर उनके अगेंस्ट केस चलेगा। तो आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारी ऐसी चीजें वो इमोशनल रोकने की। फॉर एग्जांपल जैसे आपने बताया कि अगर आप कहीं पे रेंट के लिए वो लेने जाए तो आप उनसे पूछेंगे, बैचलर्स को घर नहीं देते सर। हाँ, वो आपसे क्वेश्चन करेंगे। बट अगर आपने उनके अगेंस्ट एफआईआर लिखा दी, देन दे विल से कि झूठा एलिगेशन लगा रहा है, मैंने तो आई एम द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, मैं किसी दूसरे रीजन से इनको नहीं दे रहा। वो उस रीजन को स्टेट ही नहीं करेंगे, बताएंगे। And in case we have proof that they did deny to let us stay at हाँ, that तो फिर particular building. फिर क्वेश्चन फिर हो सकता है, लेकिन कितने लोग स्टैंड लेते हैं? लोग स्टैंड ही नहीं लेते। सर बिकॉज कोविड-19 में भी अभी जब लॉकडाउन था, बहुत जगह पे बिल्डिंग सील नहीं भी हो रही थी, तो आपने भी न्यूज में सुना होगा कई जगह पे वो एंटर नहीं होने दे रहे थे। मतलब सोसाइटी अपने रूल्स बना रही थी, नहीं हम तो नहीं होने देंगे किसी को भी अंदर एंटर, ऐसा करके। I mean like COVID-19 तो अलग ये ही तो स्पेशल सिचुएशन हो गया। सिचुएशन है ना, सो हाँ दैट इज अ नहीं, स्पेशल सिचुएशन। एक्चुअली मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बोल रही हूँ, हाँ, क्योंकि I मैं भी understand. रेंटेड में हूँ, तो मुझे भी बोल दिया गया था खाली करो आप जाओ यहाँ से, ये वो करके। हाँ, like cause like even in my society, all the people who were coming from abroad, my friends also, they were told कि आप 15-20 दिन बाहर रहो तभी Yeah, आओगे but अंदर। after the quarantine period getting over, everything, you're proving the certificate that your test is negative, everything, but somehow they were scared कि कहीं infection हो गया, कुछ हो गया, they were stopping. Like that I'm telling you. yes, लेकिन So कुछ सोसाइटी अपने जो रूल्स बनाती है। Anyhow, शायद मैं टॉपिक से डाइवर्ट करवा रही हूँ। आप में से कितने लोग थे जिन्होंने उसकी प्रॉपर वीडियो बनाई, एफआईआर रजिस्टर्ड कराई और एक्शन लिया? So sir, very important query of mine, अगर मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ ऐसा कुछ होने का, मुझ पे केस हो सकता है वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए? सी वीडियो रिकॉर्ड करने का तब उसमें मानहानि का दावा लगा बैठा, पता चला कोई। वो ही बोलेंगे मेरी आप प्राइवेसी को वायलेट कर रहे हो। सब चीज में तो गोलमाल है सब यहाँ। इट्स नॉट दैट इजी। मैंने आपको बोला ना बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं। सी अभी मैं आपको बता रहा हूँ क्या होगा। आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है, ठीक है ना? फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है, या और भी आपके पास बहुत सारे राइट है। आपके पास राइट है कि आपको क्या पहनना है, आपके पास अपना राइट है। बट आप सर्टेन ड्रेस इंडिया में सर्टेन एरिया में अगर आप पहन के जाएंगे तो सोसाइटी रेजिस्ट करेगी। वो बोलेंगे नहीं, लेकिन उनकी आईज रेजिस्ट करेंगे। वो आपको देखेंगे ऐसे कि वो रेजिस्ट कर रहे हैं। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रांग है तो वो दिन में आपसे कुछ बोलेंगे नहीं, बोलेंगे तो पीछे से कमेंट पास करेंगे। रात में अगर वहां पे जाओगे तो पता चला लोग पीट पाट के भाग जाएंगे। तो है इंडिया में, अगर आप जो जैसे सीपी में घूम पाए, सारी बातें छोड़ो यार, एक कपल दिल्ली में सीपी में ओपनली घूम रहा है, आप थोड़ा दिल्ली से ज्यादा दूर नहीं कह रहा मैं, 50 किलोमीटर की रेडियस से बाहर आओ, आप ओपनली दिन में ऐसे नहीं घूम सकते। वो तो बाकी राइट तो बहुत ही एक्सट्रीम हो गए। बेसिक राइट लोग आपको एक्सरसाइज नहीं करने देते। क्यों नहीं करने देते? बिकॉज सोशल इश्यूज होंगे, माइंडसेट उन लोगों का ऐसे नहीं होगा, एन नंबर ऑफ इश्यूज। सर बेसिकली आप यही बोलना चाह रहे हैं कि बेसिकली इवन दो वी हैव अ लीगल राइट्स टू डू समथिंग, बट सोसाइटी
social problem आ जाता है, so because society is still not ready to accept that maybe in certain सोसाइटी ऑर्थोडॉक्स है, कंजर्वेटिव है, Orthodox है, आपको yes. हमने लिबरल सी, आप एक चीज देखिए, ये जितने भी राइट्स हैं, ये जितनी भी लिबर्टी है, वो इंडिया में ऑर्गेनिकली आए हैं या हमने वेस्टर्न लोगों से कॉपी करके डाल दिए हैं? वेस्टर्न लोगों से कॉपी करके डाल दिए हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में उन लोगों ने 400-500 सालों तक लड़ाइयां लड़ी, स्ट्रगल देखा, उन्होंने बहुत सारी चीजें देखी, तब उन लोगों को ये सारी फ्रीडम मिली। हमने क्या काम करा है कि हम, आप और हम जैसे लोग, आदिवासी लोग थे, उनको आपने फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन दे दिया, आधे लोग एजुकेट होके समझ गए, आधे लोग नहीं समझ पा रहे। Even वहाँ पे like suppose we've taken fundamental rights from USA ना, तो वहाँ पे भी फंडामेंटल राइट्स बहुत पहले लाइक फाउंडिंग फादर्स ने दे दिए थे, नहीं तभी तो स्लेवरी और क्या कहते हैं सेग्रीगेशन पे बहुत इश्यूज थे, सो दैट वाज अभी तक 60-70 सालों पहले तक वहां पे डिस्क्रिमिनेशन होता था, लीगली डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो राइट देना अलग चीज है। देखिए, मैं भी आपको एक चीज बता रहा हूँ, आप कहीं पे मत जाइए, आप अपनी सोसाइटी में रहिए, आप अपनी फैमिली में देखिए, तो आपको पता चलेगा कॉन्स्टिट्यूशन ने लिबर्टी दे दी, एक इंडिविजुअल फ्री है, वो जो मर्जी वो करे, जिस प्रोफेशन को वो चूज करे। आप, सिंपल क्वेश्चन ये है, आप सभी लोगों के पास वो चॉइस अभी तक क्यों नहीं मिली है? ठीक है ना, पेरेंट्स ने डिसाइड किया होगा, बहुत सारे आपके थॉट होंगे, ये होना चाहिए पेरेंट्स के, दिस एंड दैट, उन्होंने आपकी चॉइस को शेप किया होगा। अभी तो वही फ्रीडम नहीं है, बाकी सारी फ्रीडम तो छोड़ो। क्योंकि मैं, सोसाइटी के थॉट को चेंज होने में टाइम लगता है, और आप में से अगर कुछ लोगों को लगे कि मेरी फैमिली लिबरल है, वो मान जाएगी, वो भी लिमिटेड लिबरल है, यूरोपियन जैसे लिबरल वो भी नहीं है। एक मैं एग्जांपल देता हूँ, अगेन क्लास में कई बार बोला है, आपसे नहीं, दूसरी क्लास में बोला है, और एक बच्चा ही बोल रहा था, सर नहीं मेरी फैमिली लिबरल है। मैंने बोला कि वो यूरोपियन जितने लिबरल नहीं होंगे। मैंने कहा वो इंटरकास्ट मैरिज को अलाउ करेंगे? उसने बोला हाँ कर लेंगे सर। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा थोड़ा सा और एक्सपेंड करो, अफ्रीका की लड़की से शादी कर रहे हो, एक्सेप्ट कर लेंगे? रेस चेंज हो गए। उसने बोला नहीं थोड़ा रेजिस्ट करेंगे बट कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है, एक लेवल और मैं ऊपर जा रहा हूँ। यू विल से कि सेम सेक्स में शादी करनी है मैडम, बहू नहीं लेके आऊंगा, दूल्हा लेके आऊंगा। यू विल से माय फैमिली विल प्रोटेस्ट। हो गए ना, फिर वो इतने लिबरल नहीं है, ये मैरिज एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो हिपोक्रेसी आ जाता है ना फिर। तो ये तो यू नो इंडिया में भी तो टाइम लगेगा, बट ये सारी वैल्यूज इफ यू थिंक कि अभी आ जाएंगी, नहीं आएंगी इंडिया में। ओके, लास्ट 1-2 मिनट का टाइम है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एनी डाउट टाइप कीजिए, फिर चलते हैं। सर बेसिकली आप ये बोलना चाहते हैं इट विल टेक टाइम टू इवॉल्व ना सर? बेसिकली जैसे यूएस में इट्स ऑलमोस्ट 200 इयर्स हो गया, अभी हमारे तो सर 70 इयर्स है अभी। इंडिया के लोग तो अभी तक आपने उनको एजुकेट किया नहीं है, उन लोगों की बेसिक फूड की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई है, आपने उनको लॉ एंड ऑर्डर दिया नहीं है, और आपने फ्रीडम ऑफ स्पीच उनको दे दिया है। वेस्टर्न ये वैल्यूज है। यस सर। वहां पे उन लोगों को ये चीज एक लेवल की, इकोनॉमिक लेवल पे पहुंचने के बाद, एजुकेशन लेवल पे पहुंचने के बाद, सोशल प्रोटेक्शन पे पहुंचने के बाद, तब ये सारी वैल्यूज मिली। सर बेसिकली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक प्रोसेस है दोनों साइड। यस, उनका ऑर्गेनिक प्रोसेस है, यहाँ पे आप ये सारी चीजें फोर्स कर रहे हो। यस, तो बेसिक डाउट यही है और कुछ नहीं। ओके, आई गेस आज के लिए इतना ही। और सर व्हाट यू डूइंग अबाउट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी ये कभी, अब मैं नेक्स्ट क्लास में कभी समझाऊंगा, कुछ अगर हो तो आप भेज देना, मैं नेक्स्ट क्लास में देखता हूँ उसको। ठीक है? यस सर। आई होप गाइस आज के लिए इतना काफी, और ये एक बड़ा लंबा